सौतेली माँ। किस्त नंबर 1-2। हालांकि इस इलाके में असली हिंदू, सिख और मुसलमान आबाद थे, लेकिन ये वारदात मुसलमानों की थी। वही औरत का चक्कर और इश्कबाजियां जो मालूम नहीं क्यों मुसलमानों के ही हिस्से में क्यों इहन। आप मुसलमानों के बादशाहों के मुतालिक तारीख में पढ़ लें तो वो भी औरतों की जुल्फों के असीर थे और औरतों की खातिर तख्त और ताज तक ठुकरा चुके थे। फकीर देखो तो वो भी औरत के तसव्वुर में मस्त। औरत की खातिर जो मुसलमान कत्ल हुए, आप फांसी चढ़े, उनकी तादाद तमाम कौमों के मकतूलीन और सजा याफ्ता की तादाद से दुगनी होगी। मैं इस वक्त थाने में बैठा किसी केस में उलझा हुआ था कि एक आदमी मेरे दफ्तर में आया। इसकी उम्र 25 साल के लगभग हो रही होगी। इसने मुझे रिपोर्ट दी कि इसकी बीवी लापता हो गई है और इसे लापता हुए 1 दिन और 2 रातें गुजर गए। 1 ही साल पहले उनकी शादी हुई थी। इतनी देर से रिपोर्ट देने की वजह इसने ये बुती कि शायद इसकी बीवी वापस आ जाए। मैंने सबसे पहले इससे यही पूछा कि इसने ये उम्मीद क्यों लगी थी कि शायद वो वापस आ जाए। इसने कहा, जनाब, आम तौर पर यही होता है कि घर वाले अपने तौर पर तलाश करते रहते हैं और हम भी यही करते रहे थे और साथ यही सोचते थे कि शायद वापस आ ही जाएगी। इसने बताया कि वो अपनी बीवी के माँ बाप के घर, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। उसकी बीवी चूंकि शाम के बाद लापता हुई थी, इस लिए रात के वक्त उसकी सहेलियों के घरों से पता करना अच्छा नहीं लगता था। अपने आप को बदनाम करने वाली बात थी। फिर दूसरे दिन सहेलियों से मालूम किया, लेकिन किसी के भी नहीं थी। इसी तरह ढूंढते ढूंढते रात हो गई और घर वाले सोचते रहे कि थाने में रिपोर्ट दे आना दे। उन्हें अपनी इज्जत का ज्यादा ख्याल था। गुमशुदा बीवी के इस खावंद ने जब ये बताया कि इसकी माँ सौतेली है तो मेरे कान खड़े हुए और मैंने इससे पूछा, तुम्हारी सौतेली माँ की उम्र कितनी है? इसने बताया कि शायद 30 साल होगी। मैंने पूछा, और तुम्हारे बाप की क्या उम्र होगी? इसने कहा कि वो तो बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम 60 साल के करीब होंगे। हमारे मुआशरे में सौतेली माँ एक खतरनाक किरदार है। पुलिस की फाइलों में आपको ऐसे बहुत से केस मिल जाओगे कि जवान बेटा सौतेली माँ को भगा ले गया और उसके साथ शादी कर ली। और ऐसी वारदातों की भी कमी नहीं कि जवान बेटों ने जवान सौतेली माओं के साथ मिलकर अपने बापों को कत्ल करा दिया। जवान सौतेली माओ सौतेले बेटों की बीवियों को अपना रकीब समझने लगती हैं। इस लड़की की गुमशुदगी में भी एक सौतेली और जवान माँ का नाम सुनकर मैं ने मुनासिब समझा कि इस आदमी के घर जाकर मालूमात हासिल की जाओ और उनके मुताबिक रिपोर्ट दर्ज की जाए। मैं इसी वक्त इसके साथ उसके घर चला गया। सबसे पहले इसकी सौतेली माँ को देखा, फिर उसके बूढ़े बाप को देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे ये बूढ़ा इस औरत का बाप हो। सौतेला बेटा और सौतेली माँ बहन बया लगते थे। मैंने बाप बेटे से बातें करने के लिए उन्हें अलग कमरे में बिठा लिया। मैंने गुमशुदा लड़की के खावंद से पूछा, घर में सौतेली माँ का सलूक और रवैया कैसा है? इसने कहा, बहुत अच्छा। घर में इसका सलूक सगी माँ जैसा है। बूढ़े बाप ने भी अपनी बीवी की तारीफें करनी शुरू कर दी। इसने बताया कि इसकी एक शादीशुदा बेटी है और वो 3 बच्चों की माँ है। वो जब भी यहाँ आती है तो मेरी बीवी इसकी सौतेली माँ होते हुए भी इसके साथ इतना अच्छा सलूक करती है कि इसकी सगी माँ भी क्या करती, इसे वापस जाने नहीं देती। हमें तो यकीन ही नहीं होता कि सौतेली माँ ऐसी भी होती है। वो दोनों बाप बेटा इस औरत की तारीफें कर रहे थे और मैं उन दोनों के अल्फाज पर ध्यान देने की बजाय उनके चेहरों को ज्यादा पढ़ रहा था। बूढ़े के चेहरे बेबसी थी, जैसे वो एर गया हो और अब अपनी इस एर को अपने अल्फाज से जीत में बदलने की कोशिश कर रहा हो। इसके बेटे के चेहरे के तासुरात अपने बाप से अलग थे, जो ये बता रहे थे कि एक जवान आदमी एक ऐसी जवान औरत की तारीफ कर रहा है जिसे वो अपनी माँ बहन नहीं समझता था। मैंने गुमशुदा लड़की के खावंद, जिसका नाम साजिद था, इससे पूछा, क्या तुम्हारी बीवी इस घर में खुश तो रहती थी और क्या इसका तुम्हारी सौतेली माँ के साथ कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? बाप बेटे ने इकट्ठे ही जवाब दिया और मुझे यकीन दिलाने की बड़ी सख्त कोशिश की। वो दोनों औरतें इस घर में बहुत खुश रहती थीं। साजिद ने गमगीन लहजे में कहा, काश मेरी बीवी मिल जाए तो फिर वही आपको बता सकती है कि मेरी सौतेली माँ का इसके साथ कितना अच्छा सलूक था। बूढ़े बाप ने कहा, दरअसल जी, मेरी ये दूसरी बीवी कभी बहुत ही नेकरू है। इस साजिद की माँ भी अल्लाह बख्शे अच्छी औरत थी, लेकिन इस दूसरी बीवी ने तो मेरे घर को जन्नत बना दिया है। अब सारे मोहल्ले से पूछ सकते हैं, साजिद के ससुराल वालों से पूछ सकते हैं। मैंने बूढ़े से पूछा, आपने दूसरी शादी कब की है? बूढ़े ने बताया कि दूसरी शादी किए 1.5 साल हो गया है। मैंने पूछा, आपकी दूसरी बीवी इसी इलाके की है या कहीं और से बया कर लाओ है? इसने कहा, नहीं, ये हमारे गांव की नहीं है, बल्कि हमारे गांव से 7-8 मील एक गांव है, ये वहां की रहने वाली है। मैंने पूछा, क्या आपकी दूसरी बीवी बेवा थी, तलाक याफ्ता थी या फिर गैर शादीशुदा थी?
बूढ़े ने कहा, ये बेचारी बेवा हो गई थी, और आप तो जानते ही हैं कि औरत अगर जवानी में बेवा हो जाए तो लोग उसके साथ हमदर्दी करने की बजाय शक की निगाह से देखते हैं। यही सलूक इस औरत के साथ भी किया गया। ये बेचारी दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर गांव वालों ने मशहूर कर दिया था कि ये बदकार हो है, इसलिए इसे कभी भी कबूल नहीं करता था। मेरा एक दोस्त इसके गांव में रहता है, इसने मुझे इसके मुतालिक सारी बात बताकर कहा कि ये नेकी का काम है, और मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और ये नेकी कर कि इसे अपने घर आबाद कर लिया। इस औरत ने भी मुझे एक मिनट के लिए भी परेशान नहीं किया। साजिद ने कहा, जनाब, मेरी बीवी की माँ यानी मेरी सास मर चुकी है, और मेरी शादी के बाद मेरी सौतेली माँ ने इसके लिए सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। आप बेशक मेरे ससुराल जाकर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अभी बातें हो रही थीं कि साजिद की शादीशुदा बहन वो साजिद की बीवी की गुमशुदगी की इत्तला पर थी। मुझे पता चला तो मैंने इसे भी अंदर बिला लिया। इसकी सौतेली माँ के मुतालिक इससे इसकी री ली तो इसने अपने बाप और बेया से बढ़कर अपनी सौतेली माँ की तारीफें की। मैं काल हो गया कि ये सौतेली माँ एक अच्छी औरत है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सौतेली माँ का किरदार संगीन वारदातों का मूजिब बनता है, इसलिए मैं ये शक रफ करना चाहता था कि गुमशुदगी या अगवा की इस वारदात में सौतेली माँ का हाथ तो नहीं, मगर ये लोग तो इसके मुरीद बने हुए थे। जबकि साजिद की बीवी गुम हो गई थी, इसे जरा से शक का इजहार तो करना चाहिए था, मगर इसने ये साबित कर दिया था कि वो अपनी बीवी की गुमशुदगी तो बर्दाश्त कर सकता था, मगर सौतेली माँ के खिलाफ कभी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने उनसे पूछा कि लड़की कब और किस तरह घर से निकली थी। बूढ़े ने कहा, इसकी बीवी बता सकती है, क्योंकि लड़की इसी को कुछ बताकर शाम के वक्त घर से निकली थी। जारी है सौतेली माँ। किस्त नंबर 2। मैंने उन बाप बेटे और बेटी को कमरे से बाहर भेजकर सौतेली माँ को अंदर बिला लिया। वो तो मैंने इसे सामने बिठा लिया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और आंखें झुकी हुई थी। मैंने इससे पूछा कि गुमशुदा लड़की किस वक्त घर से निकली थी। इसने गम में डूबे लहजे में कहा, शाम का खाना खाकर। मैंने इस औरत के चेहरे का गहरा जायजा लिया। इस औरत के मुतालिक मुझे यकीन दिलाया गया था कि मोहब्बत करने वाली नेक औरत है। इसके गांव वालों ने इसे ऐसे ही बदनाम कर दिया था। मैंने इसके चेहरे पर वो रंग साफ देखे जो किसी औरत की बदनामी का बाइस बनते हैं। ये जरूरी नहीं था कि वो गुनाहगार भी हो। ये औरत गैर मामूली तौर पर खूबसूरत नहीं थी। उसका रंग गंदुमी और सफेद के दरमियान में था। उसके जिस्म की बनावट में और चेहरे के नक्शो निगार में ऐसी कशिश थी जो देखने वालों की नजरों को इसके जिस्म की तरफ ले जाती थी। उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी जो उदासी के बावजूद नुमायां थी। इस औरत के चेहरे और जिस्म में ऐसी कशिश थी जो पाक मोहब्बत की बजाय हैवानी जज्बे की तरफ ले जाती थी। ये औरत शगुफ्ता मिजाज और जिंदा दिल मालूम होती थी। ये औरत नेक पाक हो सकती थी, मगर मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने इससे कहा, मुझे तफसील से बुतो के लड़की किस तरह घर से निकली थी। इसने बताया कि लड़की शाम का खाना खाकर अपने कमरे में चली गई थी और मैं बावर्ची खाने में थी। थोड़ी देर बाद लड़की मेरे पास, इसने बुर्का वो रखा था, मुझसे कहने लगी कि उम्मी मैं अभी आती हूँ, जर्सी का एक नमूना लाना है। मैंने इससे नहीं पूछा कि वो जर्सी का नमूना किसके घर से लाएगी, और उसने खुद भी नहीं बताया। बस ये कहकर चली कि अभी आती हूँ, और फिर वो वापस नहीं। मैंने कहा, तुमने इससे क्यों नहीं पूछा कि वो नमूना कहाँ से लाएगी, जबकि जवान लड़की का रात के वक्त बाहर जाना ठीक नहीं था। इसने कहा, मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है। वो कबार इसी वक्त अपनी सहेलियों के घर थी। बाज औकात तो वो जिद करके मुझे भी अपने साथ ले जाती थी। मेरा इसके साथ सहेलियों वाला प्यार है, और सच्ची बात तो ये है कि जब से ये लड़की इस घर में ही है, मेरे लिए रौनक पैदा हो गई है। मैंने पूछा, क्या लड़की अपने खावंद से खुश थी। वो बोली, जी ये लड़की पूरी तरह खुश और मतमन है। मैंने कहा, और तुम अपने बूढ़े खावंद से खुश हो। इसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और बोली, आप उन्हें बूढ़ा समझते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो बूढ़े नहीं। मैं उनसे हर लिहाज से खुश हूँ और राजी भी हूँ। वो मेरा इशारा समझ गई थी। मैंने कहा, घर वाले तुम्हारे सलूक की बहुत तारीफ करते हैं, और साजिद तो तुम्हारा गुलाम मालूम होता है। वो बोली, हमारी उम्रों में 4-5 साल का फर्क है, लेकिन मैं साजिद को अपना बेटा ही समझती हूँ। मैंने इससे कहा, सुना है कि तुम्हारे गांव में लोगों ने तुम्हें बदनाम कर रखा था। तुम्हारे गांव वालों को ऐसा शक क्यों हुआ था। इसने कहा, खावंद की मौत का सदमा किस औरत को नहीं होता। लोगों ने ये नहीं देखा कि मेरी रातें रोते गुजर जाती हैं। उन्होंने बस ये देखा कि मैं हंसती मुस्कराती हूँ। ये ठीक है कि मैं हंसती मुस्कराती थी, लेकिन ये कभी भी ना जान सका कि मैं गम को दबाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इसी आदत ने मुझे बदनाम करवाया था कि मैं शोखियां और शरारतें पसंद
करती हूँ। मेरे गांव में औरतों के शिकारी भी हैं। उन्होंने मेरे मुस्कुराते चेहरे और जवानी की बेवगी से धोखा खाया और मेरे ऊपर जाल फेंकने लगे। किसी एक ने भी नहीं कहा कि मेरे साथ शादी कर लो। वो मुझे बन ब्याही बीवी बनाना चाहते थे। मैंने उन सब के शक रफ कर दिए। दो को तो दूर से जूती उतार कर दुखा दी थी। मुझे अगवा और जबरदस्ती खराब करने की धमकियां भी मिले। मेरा कभी बया नहीं है। सिर्फ 3 बहनें हैं, माँ मर्ग है और बाप बूढ़ा है। इसलिए मैं मर्द बन और किसी के जाल में न आई। जिनको मैंने जूतियां दुखाई थी उन्होंने मुझे बदनाम कर दिया। ऐसी ऐसी कहानियां मशहूर कर दें कि मैं चकरा कर रह मेरे बूढ़े बाप की रसोई हूँ। फिर मेरे बाप ने गांव के नंबरदार से कहा कि वो मेरी शादी किसी से करा दे, मगर जिसके साथ भी बात हुई इसने कहा लाड़की खराब है। फिर किसी की मरिफत हो, मौजूदा खावंद से बात हो और निकाह हो गया। मैंने पूछा क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा होने वाला खावंद बूढ़ा और उसकी जवान औलाद भी है? वो बोली जी, ये मुझे बताया गया था कि एक जवान बेटा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई और एक शादीशुदा बेटी भी है। मैंने कहा अक्सर देखा गया कि जवान बेटे सौतेली माओं को उम्म पसंद नहीं किया करते, तो क्या साजिद ने तुम्हें माँ की हैसियत से कबूल कर लिया था? वो बोली जी, ये पहले रोज जब मैंने इसे दिल से कबूल कर लिया था तो वो मुझे क्यों ना करता। मैंने इसके जवाब और अंदाज को अपने दिमाग में महफूज कर लिया। मैं इस औरत के मुतालिक कभी ऐसी री काम ना कर सका जो उसके खिलाफ शक पुख्ता करती। मुझे इसके चेहरे मोहरे से इस पर शक हुआ था, मगर मेरे सामने शक का कभी मजबूत जवाब नहीं आया था। मैंने इससे कहा तुम्हारी बहू और सहेली लापता हो है और तुम दोनों में राजदारी भी रही होगी। अगर कभी ऐसी वैसी बात है तो मुझे बता दो। मुझे शक है कि वो अपने खावंद से खुश नहीं थी और उसका दिल कहीं और था। वो जिसे चाहती थी उसके साथ कहीं निकल गए और उसने तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। वो बोली अगर ऐसी कभी बात होती तो मैं इसकी टांगन तोड़ देती, और वैसे भी ये शादी उसकी पसंद की थी। मैंने कहा लाल की घर से कभी पैसे आजेवर वगैरह तो नहीं लेकर? इसने कहा मैं घर में सब कुछ देख चुकी हूँ। वो सिर्फ पहने हुए कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं ले कर्ग कपड़ों के ऊपर उसने बुर्का पहन रखा था। बुर्का काले रंग और नी फैशन का है। जारी है सौतेली माँ किस्त नंबर 3, 4, 5। मैंने इस सौतेली माँ से कहा अब एक बात सच सच बुतो, किया तुम्हारी और साजिद की आपस में बेतकल्लुफी थी और किया तुम दोनों इकट्ठे बैठते थे? क्योंकि मुझे ऐसा शक हो रहा है कि गुमशुदा लड़की ने तुम्हारी और साजिद की मोहब्बत को कहीं गलत ना समझ लिया हो। तुम भी तो आखिर एक जवान और खूबसूरत औरत हो। वो बोली अगर ऐसी कभी बात होती तो वो मुझे साजिद को जरूर बताती, कभी शिकायत करती या नाराजगी का इजहार करती। मैं इस मरहले में इससे कुछ और नहीं पूछना चाहता था। मैं तो बस इसे टोह रहा था। असल में मुझे इस मरहले में 3 अफराद को देखना था। नंबर 1 बूढ़ा शौहर, नंबर 2 जवान बेटा और नंबर 3 सौतेली माँ। ये तीनों किरदार ऐसे हैं जहाँ इकट्ठे हो जाओ वहाँ झूठ भी सच हो जाया करते हैं। अब मुझे कुछ सवालों के जवाब दरकार थे। क्या ये जवान औरत जो जवानी के उरूज पर है अपने इस खावंद से मतमन है जो बुढ़ापे के उरूज में दाखिल हो रहा है? क्या ये जवान आदमी सौतेली माँ को सगी माँ समझता है? क्या साजिद और उसकी लापता बीवी में कभी ना चाकी थी? और क्या इसका बाइस ये सौतेली माँ हो सकती थी? ऐसे सवालों के जवाब उन किरदारों से नहीं मिला करते, बल्कि उनके जवाब उन किरदारों से खार खाने वालों उनके करीब रहने वाले किरदारों से मिला करते हैं। मैंने इस औरत यानी सौतेली माँ को कमरे से बाहर भेज दिया और खुद भी कमरे से बाहर आ गया और साजिद को बिलाकर गुमशुदा लड़की का कमरा और इसका सामान देखने की ख्वाहिश जाहिर की। साजिद मुझे दूसरे कमरे में ले गया। मैंने इस वक्त सिर्फ साजिद को अपने साथ रखा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमरे का सरसरी जायजा लिया और कमरे में रखे एक ट्रंक को खोलने का कहा। साजिद ने ट्रंक खोला जो लड़की के कपड़ों से भरा हुआ था। मैंने तमाम कपड़े बाहर निकाले। नीचे से एक कागज मिला। ये किसी आदमी का लिखा हुआ मोहब्बतनामा था। खिले अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया गया था। कागज पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। पान के पत्ते की तरह दिल बना हुआ था और इस दिल में से तीर गुजरा हुआ था। तारीख लिखी हुई थी जो साजिद और लड़की की शादी से 2 महीने पहले की थी। कागज की तहरीर पढ़कर मैं खुश हो गया कि चलो मुझे एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि लड़की का किसी के साथ कभी चक्कर था और लड़की इसी आदमी के साथ कहीं निकल गई थी। मगर साजिद ने ये कहकर मायूस कर दिया कि ये तो मेरा रुका है जो मैंने ही शादी से पहले लिखा था। इसने बताया कि इसने लड़की को और लड़की ने इसको शादी से पहले पसंद कर लिया था। लड़की ने साजिद की शादीशुदा बहन के घर आना जाना शुरू कर दिया था और वहां उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। मैंने साजिद से पूछा कि ये खत इसने लड़की तक किस तरह पहुंचाया था, खुद दिया था या किसी के हाथ भेजा था?
साजिद ने बताया कि इसने ये खत किसी के हाथ भिजवाया था। मैंने ये सवाल किसी खास मकसद के तहत पूछा था। जब मैंने साजिद से रुका ले जाने वाले का नाम पता पूछा तो वो पसो पेश करने लगा। मेरे इसरार और तसल्ली पर इसने मोहल्ले की एक औरत का नाम लिया। मैंने औरत के घर का पता भी इससे मालूम कर लिया और इस पर जाहिर किया कि इस औरत का इस केस और मेरी तफ्तीश से कभी ताल्लुक नहीं। गुमशुदा लड़की के मुतालिक मैंने रे काम की। वो सीधी सादी नहीं बल्कि होशियार और चालाक है। मैं साजिद को लेकर उसके ससुराल यानी गुमशुदा लड़की के माँ बाप के घर चला गया। वहाँ लड़की का बाप मिला, बहुत परेशान नजर आता था। इसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझसे पूछा, मेरी बेटी का कुछ पता चला? इसके आंसू निकल आए थे। कहने लगा, थानेदार साहब, ये मेरी एक ही बेटी है और अपनी माँ की निशानी है। मैंने इसकी पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी की थी, मगर अब पता नहीं कहाँ चली है। वो सिसकियां लेकर रोने लगा। साजिद का भी सब्र टूट गया, वो भी रोने लगा। मैंने लड़की के बाप से कहा, अगर मुझे मुकम्मल मालूमात मिल जाओ तो मैं लड़की का सुराग जल्दी लगा लूंगा, इसलिए मुझसे कुछ भी छपे मत। मैंने साजिद को बाहर भेज दिया और बाप से पूछा, क्या आपकी बेटी साजिद के साथ खुश थी? वो बोला, लड़की ने कभी कभी शिकायत तो नहीं की थी, और फिर ये तो इस की पसंद की शादी थी। मैंने इससे साजिद की सौतेली माँ के सलूक के मुतालिक पूछा तो इसने भी इस औरत की तारीफें बिल्कुल इसी तरह की जिस तरह साजिद और उसके बाप ने की थी। ये शख्स साजिद के घर जाता रहता था। इसने कहा, ऐसी अच्छी और रख रखो वाली औरत इसने कम ही कहीं देखी होगी। सौतेली माँ की तारीफें सुनकर मुझे तफ्तीश के लिए दूसरी लान इख्तियार करनी पड़ी। अब मेरी तफ्तीश का रुख इस तरफ हो गया कि लड़की ने अपनी पसंद की शादी की थी और अक्सर बरादरियों वाले ऐसी शादी पसंद नहीं किया करते। मैंने लड़की के बाप से पूछा, किया आपकी बेटी का रिश्ता किसी और ने भी मांगा था? इसने कहा, जी, 3 घरों ने मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था, मगर मेरी बेटी को ये लड़का साजिद पसंद था। हालांकि साजिद हमारी बरादरी का नहीं था, फिर भी मैंने लड़की की पसंद को पसंद किया और उनकी शादी कर दी। मैंने कहा, फिर तो जिन घरों ने आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगा था वो नाराज हुए होंगे। वो बोला, नाराज तो सारी बरादरी हुई थी। मुझे फैसला बदलने को कहा गया था, लेकिन मैं किसी का मोहताज नहीं था। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस लड़के और उसके घर में कभी खराबी बता दो जहां मैं रिश्ता दे रहा हूं। मैंने पूछा, किया किसी ने शदीद नाराजगी का इजहार भी किया था? मेरा मतलब है, किसी ने आपको इंतकाम की धमकी दी थी? इसने कहा, एक घराने से मुझे साफ अल्फाज में इंतकाम की धमकी मिली थी। वो आखिर दम तक रिश्ते के लिए पीछे पड़े रहे, बल्कि निकाह के रोज से एक दिन पहले भी उनका पैगाम मिला कि अब भी वक्त है, सोच लो। लेकिन मैं सोच चुका था, मुझे अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कभी अजीज नहीं था। शादी खैरियत से होग और उससे अगले रोज उनकी तरफ से धमकी मिली कि हम अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। लड़की किसी और के घर नहीं बसेगी। इसने मजीद बताया कि धमकी देने वाले खानदान के 4 बेटे हैं, उनके पास पैसा भी है और असर और रसूख भी, और वो नेक नाम लोग भी नहीं हैं। मैंने इस पहलू पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि 1 साल गुजर गया है। अगर ये लोग कभी ओछी हरकत करना चाहते तो पहले ही कर चुके होते, वो साल भर का इंतजार न करते। जब मैंने लड़की के बाप से इस बात पर तबादला ख्यालात किया तो इसने कहा, इसे इस खानदान की तरफ से कभी खतरा नहीं। वो जिस लड़के के लिए रिश्ता मांग रहे थे, इसकी उन्होंने मेरी बेटी की शादी के 2 ही महीने बाद शादी कर दी थी। मुझसे सिर्फ ये इंतकाम लिया था कि मुझे अपने बेटे की शादी पर नहीं बुलाया था। उसके बाद उन्होंने कभी कभी बात नहीं की थी। जारी है सौतेली माँ, किस्त नंबर 4, मुख सफदर हयात नाविल। अब मेरे दिमाग में वो औरत खुटक रही थी जिसके हाथ साजिद शादी से पहले मोहब्बत नामे वगैरह भेजता रहा था। अगर साजिद की सौतेली माँ ने मुझे ये बात मुझे सच बुती थी कि गुमशुदा लड़की बुर्का पहनकर सिर्फ ये बताकर घर से निकली थी कि वो किसी जर्सी का नमूना लेने जा रही है, और ये नहीं बताया कि नमूना किससे लेने जा रही है, तो ये वारदात अगवा की नहीं थी। रिश्ते से इनकार पर लड़की के बाप को इंतकाम की धमकी देने वाला खानदान भी मेरे जहन में था, लेकिन इस पर मेरी तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि 1 साल तक गुस्सा ठंडा हो जाता है, इंतकामी कार्रवाइयां गर्मा गर्मी में फोड़ कर दी जाती है। मैंने साजिद को ये कहकर बाहर भेज दिया कि वो शाम 5 बजे थाने में आ जाए, और खुद थाने आ गया। एक कांस्टेबल को मोहब्बत नामे पहुंचाने वाली औरत का नाम पता बताकर इसे थाने लाने को कहा। थोड़ी देर बाद वो औरत आ गई। इसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन मैंने अपने मखसूस अंदाज में इसकी घबराहट दूर की और उसके दिल से ये खौफ उतारा कि इसे किसी जुर्म की पादाश में नहीं बुलाया गया। तब इस औरत के मुताल्लिक मालूम हुआ कि इस औरत ने 2 शादियां की थी और दोनों खावंद मर गए थे। पहले खावंद से 2 लड़के हुए थे, जिनमें एक बचपन
मैं ही मर गया और दूसरा 15 साल की उम्र में घर से भाग गया। इस वक्त तक ये औरत दूसरी शादी कर चुकी थी। दूसरी शादी से इसकी एक लड़की थी, फिर दूसरा खावंद भी मर गया। लड़की को इस औरत ने 16 साल की उम्र में ब्याह दिया था। उसके बाद उसकी जिंदगी तन्हा गुजरी। लड़की की शादी करके जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते और घर घर की खिदमत करते गुजार रही थी। मैंने इससे कहा, तुम घर घर जा लोगों की खिदमत करती हो तो अब कुछ खिदमत मेरी भी कर दो, मैं तुम्हें इस खिदमत की उजरत भी दूंगा। इसने कहा, झाड़ू बर्तन का काम है तो मैं हाजिर हूँ, खाना वगैरह मैं नहीं बनाती। मैंने कहा, तुम्हें कभी खाना नहीं बनाना और ना ही झाड़ू बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर भी उजरत उन कामों से ज्यादा मिलेगी। फिर मैंने इसे काम बताया और समझाया कि ये काम किस तरह किया जाता है। पुलिस का एक खुफिया राज होता है। अब भी मुआशरे के इस किस्म के किरदार पुलिस के काम आते हैं और उन किरदारों की बदौलत जमीने और घरों के अंदर छुपे हुए सुराग पुलिस तक पहुंच जाया करते हैं और असल मुजरिम पकड़ने में आसानी हो जाती है। मैंने इस औरत को पुलिस के लिए मुखबरी करने के लिए तैयार कर लिया। इसे उजरत भी बता दी। उसके दिल से थाने और पुलिस का खौफ निकल गया। तब मैंने इससे पूछना शुरू किया कि साजिद की बीवी के मुताल्लिक वो क्या कुछ जानती है। मैंने इससे पूछा, साजिद की शादी से पहले तुम साजिद के पैगाम और रुके इस लड़की तक ले गई थी? इसने इनकार ना किया, बता दिया कि वो रुके ले जाती रही है। मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो लड़की अब कहाँ है? वो बोली, लड़की अपने घर यानी साजिद के घर होगी। क्यों, क्या बात है? इसका मतलब था कि इसे लड़की की गुमशुदगी का इल्म नहीं था। मैंने इससे कहा, तुम सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देती जाओ, बाद में बताऊंगा कि बात किया है। मैंने इससे पूछा, तुम ये बुतो साजिद के अलावा भी किसी ने इस लड़की पर नजर रखी थी? इसने मुस्कुरा कर मेरे बाजू पर हाथ रख कर दबाया और बोली, आप इस लड़की के मुतालिक जाने चाहते हैं कि वो किरदार की कैसी है? लगता है आपके दिल में उतर गए। आपने इसे कहाँ देखा है? मैंने भी मुस्करा कहा, जो मर्जी समझ लो, बस तुम मुझे इसके मुतालिक जो कुछ भी जानती हो वो बता दो। इसने बताना शुरू किया कि जब ये लड़की 12-13 साल की हुई तो 16 साल की लगती थी और उधर गर्द के लड़कों ने इस पर दौरे डालने शुरू कर दिए थे। किसी ने रिश्ते के लिए तो किसी ने दोस्ती के लिए। 14 साल की उम्र में इसे पर्दे में बिठा दिया गया। लड़की शौक थी, सहेलियों के घरों में इसका आना जाना था। जब लड़की 20 साल की हो तो 4 लड़कों ने एक के बाद दीगरे इस औरत की खिदमत हासिल की और उस औरत ने उन चारों लड़कों के पैगाम लड़की तक पहुंचे। ऐसे पैगाम पहुंचाने का एक खास तरीका होता है। पैगाम पे जाने वाली पहले अपनी अदाकारी से लड़की के दिल पर कब्जा करती है। इसमें का दिन लगते हैं, चर्ब जबानी और अदाकारी के दीगर कमाल दिखाने पड़ते हैं और फिर मौका महल मौजू देख कर बात की जाती है। इस औरत ने भी पहले लड़की को कब्जे में ले लिया और फिर उन लड़कों के पैगाम लड़की तक पहुंचे, मगर लड़की ने किसी भी लड़के की दोस्ती कबूल नहीं की और इस औरत पर गुस्सा भी ना किया और ना ही इसे घर आने से मना किया। लड़की की मां मर चुकी थी, घर में कभी बड़ी औरत न थी। इस तरह इस औरत के लिए इस घर में कभी रुकावट नहीं थी। फिर एक रोज इस औरत ने लड़की को एक शादीशुदा अमीरजादे का पैगाम दिया। अमीरजादे ने इस औरत को इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे और सूट का लालच देकर लड़की के पास पैगाम भेजा था। ये शादीशुदा आदमी अमीर भी था और खूबसूरत भी था। ये औरत इस शादीशुदा आदमी की तरफ से एक बड़ा अच्छा और कीमती सूट लड़की के लिए लेकर गई थी। लड़की नी और महंगे सूटों की शिता थी। लड़की ने सूट रख लिया और इस औरत ने लड़की पर इस अमीरजादे का ऐसा तिलिस्म तारी कर दिया कि एक दिन लड़की इस अमीरजादे के खास कमरे में चली गई। इस औरत को ये मालूम नहीं था कि बंद कमरे में क्या हुआ। इसके बाद लड़की एक दफा दोबारा इस आदमी के कमरे में गई। फिर इसने जाना छोड़ दिया। इस औरत ने इस अमीरजादे से खूब पैसे बटोरे और तहाफ लिए। साजिद की बहन इस लड़की के पड़ोस में ब्याही हुई थी। लड़की साजिद की बहन के पास आती जाती थी। वहां लड़की ने साजिद को देखा तो साजिद इसे पसंद आ गया। लड़की ने इस औरत से कहा वो साजिद से इस की बात करे। औरत ने साजिद को बताया कि फुला लड़की इसे चाहती है। मर्द को फांसना कभी मुश्किल नहीं। साजिद ने अपनी बहन के घर में इस लड़की के साथ मुलाकातें शुरू कर दी। साजिद ने 2 दफा इस औरत के हाथ लड़की को रुका भी भेजा। इसमें से एक रुका लड़की ने संभाल कर रखा हुआ था, जो मैं उसके कपड़ों के टंक में देखा था। साजिद और इस लड़की के प्यार और मोहब्बत के दौरान ने वो अमीरजादा भी इस औरत के पीछे पड़ा रहा कि लड़की को एक बार फिर उसके घर बिले, लेकिन लड़की ना मानी। वो अब दिल और जान से साजिद की हो गई थी। अमीरजादा इस औरत की मरिफत लड़की को बुलाता रहा। इसने कपड़ों का एक और कीमती जोड़ा इस औरत के जरिए लड़की को भेजा। लड़की ने सूट तो रख लिया मगर इस अमीरजादे के पास न गई। अमीरजादे ने लड़की को पैगाम भिजवाया कि मैं अगर चाहूं तो तुमको अगवा करा सकता हूं और किसी को तुम्हारा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अमीरजादे की इस धमकी पर लड़की इस अमीरजादे के
घर चली गई, लेकिन इसके बाद वो अमीर ज़्यादा बुलाता रहा मगर लड़की नहीं गई। मैंने इस औरत से पूछा, लड़की को इस आदमी के पास गए हुए कितना अरसा हो गया है? इस औरत ने बताया कि 6 से 7 महीने हो गए हैं। वो आदमी अब भी लड़की को पैगाम भेजता रहता है। मैंने पूछा, तुमने लड़की को आखिर बार कब देखा था? इसने कहा, कभी 10 रोज पहले मैं इस आदमी का पैगाम लेकर गई थी, लेकिन लड़की ने मिलने से मना कर दिया। मैंने जाकर अमीरजादे को बता दिया कि लड़की अब इससे नहीं मिलना चाहती, तो वो आदमी बहुत गुस्से में आ गया। कहने लगा, ये फरेबी लड़की है, मेरे इतने कीमती कपड़े हजम कर गए, मैं इससे एक एक पैसा वसूल करूंगा, बस इसके बाद मैं दोबारा लड़की की तरफ नहीं गई। मैंने इससे पूछा, किया इस अमीरजादे के किसी और औरत के साथ भी ताल्लुकात है? वो बोली, 3 को तो मैं जानती हूँ और शायद उसके अलावा भी होंगी। इसकी बीवी तो अल्लाह मियाँ की गाय है और वो आदमी रंगीन मिजाज है। ये औरत न जाने क्या कुछ कहती रही, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। इस आदमी में इतनी हिम्मत थी कि वो लड़की को ख्वाब करवा सकता था, मगर इस औरत को अभी ये मालूम नहीं था कि लड़की लापता हो गए। तो क्या ये औरत झूठ बोल रही थी? मैंने इस औरत से पूछा, क्या वो अब भी लड़की के पास जाती या नहीं? इसने कहा, वो अमीरजादा तो मुझे रोज ही कहता है कि मैं लड़की को बिला कर लाओ है, लेकिन मैंने कह दिया था कि लड़की अब नहीं मानती, वो अपने खावंद को धोखा नहीं देगी, इसलिए वो रोज रोज लड़की के पास नहीं जाएगी। जारी है सौतेली माँ, किस्त नंबर 5। मैंने अपनी बात का रुख मोड़ते हुए इस औरत से पूछा कि वो साजिद की सौतेली माँ कैसी औरत है। इस औरत ने मुझे बताया कि साजिद की सौतेली माँ बहुत ही होशियार और चालाक औरत है, वो किसी के हाथ आने वाली नहीं। मैंने पूछा, साजिद के साथ इस सौतेली माँ का बर्ताव कैसा है? वो बोली, थानेदार साहिब सच्ची पूछें तो मुझे उन पर कुछ शक है। मैंने उन्हें 2-3 दफा इस हालत में देखा है कि साजिद लेटा हुआ था और सौतेली माँ इसका सर दबा रही थी और उसके सीने पर हाथ फेर रही थी। इस वक्त मेरा दिमाग इस अमीरजादे के गिर्द भी घूम रहा था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं लड़की को इसी ने तो अगवा नहीं किया, किसी से कराया। अब फिर इसे मालूम ही नहीं था कि लड़की लापता हो चुकी है, जबकि मुझे ये शक होने लगा था कि लड़की को इसी अमीरजादे ने बुलाया होगा, लड़की उसके पास होगी और उसने लड़की को कहीं गायब कर दिया। मेरे पास ऐसा कभी जवाब नहीं था कि मैं इस अमीरजादे के घर छापा मारता। बहुत सोच सोच कर मैंने इस औरत से कहा कि वो इस अमीरजादे से जाकर कहे कि लड़की इसे मिलना चाहती है, लेकिन इसके घर में नहीं आएगी बल्कि कभी और जगह मुकर्रर कर लो। वो औरत मेरी बात सुनकर डर गु कहने लगी, आप इस जगह पर पहुंचकर इस अमीर ज़ादे को गिरफ्तार कर लेंगे और वो अमीर ज़ादा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, मैं इसे क्यों गिरफ्तार करूंगा? इसने कभी जुर्म नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम इस आदमी को ये झांसा देकर किसी खास जगह ले जाओ और मैं देख लूं कि तुम इसे वहां ले हो, तो तुम्हारी मुखबरी कामयाब और तुम्हारी तनख्वाह पकी। तुम मुझे अपनी उस्तादी दुखो। वो बोली, लेकिन आपने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि इस लड़की के मुतालिक, इसके खावंद और खावंद की सौतेली माँ के मुतालिक मुझसे इतनी बातें क्यों पूछे हैं? मैंने इसे अपने जाल में फांसने के लिए कहा, सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें लोगों के घरों की कितनी कुछ खबर है। जब तुमने इस अमीरजादे का बताया तो मैंने सोचा इसी अमीरजादे से तुम्हारा इम्तिहान ले लेता हूँ। फिर मैंने इसे अच्छी तरह समझा दिया कि वो इस अमीरजादे को क्या कहकर मुकर्ररा जगह पर लाएगी। आखिर ये तय पाया कि वो औरत इसे अगली रात 9 बजे अपने घर बुलेगी। मैंने इस औरत से कहा कि मैं 9 बजे से पहले इसके घर में आकर छप जावेगा। हमने सारा ड्रामा तय कर लिया। इसकी मिन्नत समाजत पर मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं इस अमीरजादे को पकड़ूंगा नहीं। वो खुश होकर चली गई। शाम 5 बजे साजिद आ गया। इससे मैं इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी के मुतालिक बहुत से सवाल पूछे। फिर मैंने बातों का रुख उसकी सौतेली माँ की तरफ मोड़ा तो साजिद फिर अपनी सौतेली माँ की तारीफें करने लगा। बातों बातों में मैंने इससे पूछा, जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा सर दबाती और तुम्हारे सीने पर हाथ फेरती थी, तो क्या इस वक्त तुम्हारी बीवी वहां मौजूद होती थी? मेरी बात सुनकर साजिद बुरी तरह चौंक पड़ा। जवाब देने की बजाय वो मुझे फटी हुई नजरों से देखने लगा। उसका यही रद्द-ए-अमल मेरे लिए काफी था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि कहीं लड़की उन दोनों के नाज़िबा ताल्लुकात बेतकल्लुफी की वजह से अपने किसी आशना के साथ भाग तो नहीं थी। लड़की का ये अक़दाम इंतकामी भी हो सकता था। मेरे सामने अब अमीरजादा भी मुश्तबा के तौर पर वाज़े था। इसने भी लड़की के लिए राह हमवार कर रखी थी और इसके पास लड़की के लिए कशिश भी मौजूद थी। इसी लान पर सोचते हुए मैंने साजिद को जरा के जाल में लाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने साजिद के साथ गुपशप के अंदाज में बातें शुरू कर दी और इस पर ही तासुर पैदा करने लगा कि अगर सौतेली माँ के साथ उसका कभी प्यार
वाला मामला है भी तो ये कभी जुर्म नहीं और ना ही मुझे ऐसे किसी प्यार पर कभी एतराज है। इसकी सौतेली माँ तो बहुत अच्छी औरत है, कहकर मैं इसे इस मकाम पर ले आया जहाँ इसने मुझे कुछ बातें बता दें। इसने मुझसे मुस्कुरा कर पूछा, जनाब आपको कैसे पता चला कि वो मेरा सर दबाती है और मेरे सीने पर हाथ फेरती है? मैंने कहा, मुझे तो इससे भी ज्यादा बातें मालूम हैं और मैं तुम्हें वो सब बातें दिन और वक्त भी बता सकता हूँ। साजिद ने डरते हुए पूछा, जनाब आप मुझे इस जुर्म की कभी सजा तो नहीं देंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। घरों में लोग जो जी में आए करे, मुझे तुम्हारे किसी ताल्लुक पर कभी एतराज नहीं। मैं तो बस ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवी घर से क्यों है, और तुम अगर सारी बातें खा वो कितनी ही बेमानी और छूटी ही क्यों ना हो सब मुझे बता दो ताकि मैं उनकी रोशनी मैं आगे बढ़ सकूं और तुम्हारी बीवी को वापस लाओ है। साजिद ने कुछ मेरे सवालों के जरिए और कुछ अपने आप जो इंकिशाफ किए उनके मुताबिक इसकी सौतेली माँ उसके साथ सिर्फ अच्छा सलूक ही नहीं करती थी बल्कि इसे अपने पास बिठाने की कोशिश भी करती थी। इस कोशिश को भी साजिद माँ का प्यार समझता रहा। मसला साजिद काम से आकर लेट जाता तो सौतेली इसका सर दबाने लगती और कभी कभी उसके सीने पर हाथ फेरने लगती। हर तीसरे चौथे रोज वो ये हरकत जरूर करती। इसके साथ ही वो साजिद के बाप की खिदमत भी ऐसे वालहाना तरीके से करती थी कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। फिर जब साजिद की शादी हो तो सौतेली माँ ने साजिद की बीवी को भी अपनी बेटी बना लिया। इसे कभी काम करने नहीं देती थी और इतना प्यार करती कि वो इसकी गुलाम हो गई। वो आपस में सहेलियां बन गई थी। मैं चूंकि साजिद से साथ साथ सवालात भी कर रहा था इसलिए मेरे मतलब की बातें सामने आ रही थीं। उन्हीं सवालों के जवाब में साजिद ने बताया कि सौतेली माँ अक्सर साजिद की बीवी से कहा करती थी कि वो इस घर में अपने आप को कैदी ना समझे, वो अपने बाप से मिलने चली जाया करे। और सौतेली माँ साजिद के बाप से कहा करती, आप अपनी बहू को इसके बाप से मिला लाया करें, बेचारी अपने बाप की एक ही औलाद है और अपनी माँ की निशानी है। इसका बाप कहीं ये ना समझे कि इसकी बेटी अपने ससुराल में कैद है। साजिद का बाप अपनी बहू को लेकर चला जाता तो सौतेली माँ साजिद पर अपनी तवज्जो मरकूज कर देती, इसे पराठे खिलाती, इसे पास बिठाती और उसके साथ बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह हंसने खेलने की कोशिश करती। 3-4 बार ऐसा भी हुआ कि साजिद की बीवी की घर में मौजूदगी में जब वो गुस्ल खाने में होती या किसी काम से छत पर जाती तो सौतेली माँ ने बेताबी से साजिद को बाजों में भर लिया और साजिद की बीवी ने देख लिया। अपनी बीवी के चेहरे पर साजिद ने नाराजगी के तासुरात देखे थे, लेकिन साजिद की बीवी ने शिकायत एक बार भी नहीं की थी। इस मरहले पर साजिद थोड़ा झिझक गया और कुछ बातें हजम करने की कोशिश करने लगा। अब वो मुझसे भला क्या छुपा सकता था? मैंने इसका सीना खोल दिया था, इसे अब वो बंद नहीं कर सकता था। मैंने बड़े ढंग से इससे सवाल करके उगलवा लिया कि इसकी सौतेली माँ ने चंद महीनों की तकल्लुफी के बाद इस पर जाहिर कर दिया कि उनका रिश्ता माँ बेटे वाला नहीं। सौतेली माँ ने ये इजहार अपनी हरकतों से भी किया और बातों से भी, मगर साजिद एक खास हद तक इसका साथ देता रहा और खास हद से आगे ना बढ़ा। साजिद ने इस जवान औरत को ठुकराया नहीं था, लेकिन इसकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की थी। साजिद ए और ना के दरमियान लटका रहा। इसे भी सौतेली माँ का प्यार अच्छा लगता था, इसलिए वो एक खास हद तक अपनी सौतेली माँ का दोस्त आशना बना रहा। साजिद अपने बाप और अपनी बीवी को धोखा नहीं देना चाहता था, हालांकि वो धोखा दे रहा था। इसने माँ बेटे के रिश्ते को दोस्ती में बदल दिया था। दूसरी तरफ सौतेली माँ ने साजिद की बीवी और साजिद के बाप के साथ अपने सलूक में कभी तब्दीली न की, उनके साथ प्यार मोहब्बत में कभी फर्क न आने दिया। साजिद ने यह भी बताया कि गुज़िश्ता 1 महीने से इसकी बीवी और सौतेली माँ के दरमियान पहले वाली बेतकल्लुफी नहीं रही थी, उनमें कुछ खच्चो पैदा हो गया था। सौतेली माँ इस खच्चो को खत्म करने की कोशिश करती थी। वो अब भी साजिद की बीवी से कहती थी वो अपने बाप के घर बाप से मिलने चली जाया करे, आस पड़ोस में जहाँ दिल चाहे चली जाया करे। लेकिन साजिद की बीवी अब कहीं नहीं जाती थी। गुमशुदगी से चंद रोज पहले वो खामोश खामोश रहने लगी थी और साजिद परेशान रहने लगा था। साजिद ने सौतेली माँ से कहा अब वो इससे दूर रहेगा क्योंकि इसकी बीवी नाराज होती है। बूढ़े बाप को कुछ मालूम नहीं था कि घर में क्या कुछ हो रहा है, वो तो बस इसी में खुश था कि इसकी जवान बीवी ने इसके बुढ़ापे को कबूल कर लिया है। अब लोग जरा तसव्वुर करें और गौर फरमाओ कि एक बूढ़े शख्स ने महज हवसकारी के लिए शादी की और कितने बड़े हादसे का बाइस बना था। इसने अपने बेटे की इज़्दिवाजी जिंदगी तबाह कर दी थी। कानून में ऐसे जुर्म की कभी सजा मुकर्रर नहीं। मैंने इस बूढ़े से बात करना तफ्तीश में शामिल करना मुनासिब ना समझा। साजिद को मैंने 9 बजे जाने की इजाजत दे दी। अब मैं इस शक पर गौर करने लगा कि लड़की इंतकाम कहीं चली है और इस ठिकाना इस अमीरजादे का घर हो सकता था। घर से मुराद वो घर नहीं जहां वो रहता था।
बल्कि वो जगह जहां इसने लड़की को रखा होगा ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं इस अमीरजादे को थाने बुलाता और कहता कि लड़की इसके पास है और वो वापस कर दे वरना इसे हवालात में बंद कर दूंगा, और वो बड़े आराम से वापस कर देता। इसके घर पर छापा मारने का भी कभी जवाज नहीं था। लड़की लवाहकैन से बार बार पूछने के बावजूद उन्होंने किसी पर शक का इजहार नहीं किया था। इस अमीरजादे को पकड़ने और परखने का जो तरीका मैंने सोचा था वो कमजोर सा था। कभी तो ख्याल आता कि मैं हमाकत कर रहा हूँ और कभी सोचता कि यही तरीका बेहतर है, जारी है। सौतेली माँ, किस्त नंबर 6, 7, 8, 9। और इस तरीके के मुतालिक में इस मुखबिर औरत को हिदायत दे चुका था और साथ ही इसे कुछ डरा भी दिया था कि तुम अब पुलिस के लिए काम करोगी तो तुम सिर्फ पुलिस की मदद करोगी और इनाम पाओगी, और अगर धोखा दोगी तो नुकसान उठोगी। वो समझ नहीं सकी थी कि मैं इस अमीरजादे को इसके जरिए किसी तफ्तीश के सिलसिले में बिला रहा हूँ। वो इसे इम्तिहान ही समझ रही थी, ताहम फिर भी मैं इस इम्कान से बेखबर नहीं था कि ये औरत लड़की के अगवा में भी शरीक हो सकती है और ये औरत मेरी तफ्तीश को दुश्वार बना सकती थी। अगले रोज शाम के वक्त मैंने एएसआई को बुलाया और इसे बताया कि आज रात 8 बजे के बाद फुलां जगह फुला औरत के घर जावेगा और मेरी स्कीम किया है। एएसआई अच्छी तरह जानता था कि इसे क्या करना है। इसने इसी वक्त 4 एहलकारों को सादा कपड़ों में तैयार रहने के लिए अलर्ट कर दिया। उन चारों एहलकारों को एएसआई के साथ इस इलाके में इस घर के आसपास मौजूद रहना था, ताकि मैं अगर किसी मुसीबत में फंस जावी वहां एक से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करना पड़े तो मेरी विसल की आवाज सुनकर फौर मेरे पास पहुंच जाओ। रात 8 बजे में इस मुखबिर औरत के घर में दाखिल हुआ। मेरे कपड़ों के अंदर रिवाल्वर छुपा हुआ था। एएसआई भी आकारों के हमरा इलाके में पहुंच गया था। औरत का घर साफ सुथरा था। 2 कमरे थे, कमरों के दरमियान दरवा था। एक कमरे में पलंग बिछा हुआ था जबकि दूसरा कमरा बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था और अमीरजादे ने बैठक में आना था, इसलिए मैंने दूसरे कमरे में पलंग के नीचे छुपने का फैसला किया। इस औरत ने पहली खबर ये सुनी कि अमर ज्यादा आ रहा है। दिन के वक्त इस औरत ने अमीरजादे के घर जाकर इसे बताया था कि लड़की इससे मिलना चाहती है लेकिन अमीरजादे के घर में नहीं, और फिर औरत ने इस मसले का खुद ही हल निकालते हुए अमरजादे को अपना घर पेश किया और यकीन दिलाया कि किसी को इल्म नहीं होगा और उसका घर हर तरह से महफूज है। 9 बजे से जरा पहले में दरमियान वाले दरवाजे से गुजर कर दूसरे कमरे में पलंग के नीचे चला गया। ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। फिर दूसरे कमरे में मुझे किसी की आवाज सुनी दी। वो औरत से कह रहा था कहीं वो आज भी टाल ना दे। औरत बोली, इसने बड़ा पक्का वादा किया है और मेरा ख्याल है कि वो टालेगी नहीं, जरूर आएगी। इस आदमी ने गुस्से से कहा, दिल तो चाहता है कि आज वो आए तो इसे वापस न जाने दूं। औरत बोली, ए तो करो हिम्मत, अगर उसके साथ शादी करना चाहते हो तो मैं इसे तलाक के लिए तैयार कर लूंगी। वो बोला, नहीं नहीं, शादी एक ही काफी है। वो एक ही ऐसी डान है कि ना मरती है ना जान छोड़ती है। फिर इसने औरत से कहा, तुम बाहर जाकर देखो वो आ रही है या नहीं। औरत बाहर चली और वो आदमी कवि फिल्मी गीत गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर बाद औरत की आवाज सुनी दी। इसने कहा, नहीं अभी तक नहीं, ये बाहर भी कहीं दुखी नहीं दे रही। आदमी ने कहा, तुम ऐसा करो, इसके घर जाओ और इसे खुद यहाँ बिला लाओ। औरत ने कहा, नहीं, मैं इस वक्त उसके घर किस बहाने से जावेगी। वो आदमी गुस्से में आ गया। इस औरत और लड़की गालियां देने लगा। मुझ पर साबित हो गया कि इसे मालूम नहीं कि लड़की लापता हो गई। मुझे मायूसी हुई कि लड़की उसके पास नहीं थी। मुझे 1 घंटा पलंग के नीचे गुजारना पड़ा। खुदा खुदा करके वो आदमी गया और जाते जाते औरत से कह गया कि इसे कहना कि कल रात मेरे घर ना पहुंची तो मैं इसे इसके घर से उठो दूंगा। मुखबिर औरत इसे घर से निकाल कर दरवाजा बंद करके मेरे कमरे में, इसने कहा, बाहर निकले। मैं इसे बाहर छोड़ी हूँ। मैं बाहर निकला तो वो बोली, थानेदार साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि मैं मुखबरी कर सकती हूँ। मैंने कहा, क्या तुम लड़की के घर भी थी? इसने कहा, जनाब, आपने ही कहा था कि लड़की के घर नहीं जाना, सिर्फ इस आदमी को लड़की का झांसा देकर यहाँ बुलाना है। सो मैंने बिला लिया। अब बताओ, मैं इम्तिहान में पास हूँ तो निकाली मेरा इनाम में। ने कहा, तुम कल थाने आ जाना, तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। वो बोली, ठीक है, आ जावेगी और कभी खिदमत हो तो बूते, अगर आप कहीं तो इस लड़की को आपके पास ले आऊं। आप फिर किसी और पर हाथ रखो जिसको कहीं ले आती हो। मुझे मायूसी तो ये हुई थी कि जिस पर पुख्ता शक था वो बिल्कुल साफ निकला था। अगर लड़की उसके पास होती तो वो इस औरत के घर आता ही ना और समझ जाता कि औरत झूठ बोल रही है। मैं इस औरत के घर से निकल आया, एएसआई और एहलकारों को साथ लिया और थाने आ गया। अगले रोज मैं दफ्तर में बैठा इसी केस पर गौर करता रहा। इस केस का सबसे मशकूक किरदार सौतेली माँ का लग रहा था। साजिद ने मुझे
बताया था कि इन दोनों के दरमियान माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका था, उन दोनों के बीच अभी मियाँ बीवी वाला रिश्ता काम नहीं हुआ था। उसके बावजूद साजिद इस औरत को नापसंद नहीं करता था, इसकी तारीफों के पिल बांधता था। साजिद की बीवी के मुतालिक भी मालूम हुआ था कि वो इस किस्म की पर्दा नशीन लड़की नहीं थी जिसे औरत और मर्द की हीरा फेरी का इल्म ही नहीं होता। वो खुद एक अमीरजादे के घर जा चुकी थी, तोहफे कबूल कर चुकी थी और इस दलाल औरत को राब्ता बना कर साजिद से मोहब्बत परवान चढ़ा चुकी थी। उसका मतलब ये था कि वो चालाक और होशियार थी और वो सौतेली माँ की नजरों को समझती थी और सौतेली माँ के इशारों को भी जानती थी। ये इशारे वो खुद भी कर चुकी थी। वो ऐ समझ थी कि इसका खावंद और सौतेली माँ किस रास्ते पर जा रहे हैं। लड़की चूंकि होशियार थी इसलिए इसने खावंद से कभी एहतजाज न किया और खुद भी कभी आदमी देख लिया और उसके साथ चली। सौतेली माँ पर मेरा शक इसलिए भी पुख्ता होता था कि वो अपने बूढ़े खावंद से बहुत अच्छा सलूक करती थी और साजिद की बीवी को जो सहेली बना लिया था वो इसकी खूबी नहीं थी बल्कि ये दिखावा था, फराड था। सौतेली माँ का चेहरा और जिस मेरे तसव्वुर में आया तो मैंने गौर किया। मुस्कुराती आंखें, उदे खिले होंठ, उसकी गर्दन का खम और उसका अंदाज बताता था कि ये औरत एक दिलकश शिकारी है। तिश्ना हैवानी तशनगी की शिद्दत इंसान को अंधा और उसकी अक्ल को मावफ कर देती है और इसका नतीजा होता है कत्ल। अब मेरे सामने 3 सवाल थे। क्या लड़की को सौतेली माँ ने गायब कराया है? क्या साजिद भी इस जुर्म में शामिल है या इसे इल्म नहीं? और क्या लड़की को गायब करवा कर कत्ल कर दिया गया है? केस बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा था, इसलिए मैंने सौतेली माँ से पूछ गुछ करने का फैसला किया और उठकर साजिद के घर चला गया। साजिद और उसका बाप घर में मौजूद थे। मैंने बताया कि मुझे औरत से कुछ बातें पूछने हैं। साजिद मुझे अलग ले गया और मेरी मिन्नत समाजत करने लगा कि मैं उसकी सौतेली माँ को ये ना बताऊं कि इस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने इसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं इससे तुम्हारे मतलब बात नहीं करूंगा, मुझे इससे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मैं सौतेली माँ के साथ कमरे में आ गया। इस चारपी पर बिठाकर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और इसे कहा कि एक बार फिर मुझे बुतो के लड़की किस वक्त, किस तरह और क्या कहकर घर से निकली थी। जारी है सौतेली माँ किस्त नंबर 7। सौतेली माँ ने सारा बयान एक बार फिर दोहराया जो मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, लेकिन इस बार वो शायद भूल गई थी कि पहले इसने क्या कहा था। झूठ का यही असर होता है कि दूसरी बार बोलो तो पुल खिल जाता है। पहले इसने कहा था कि लड़की शाम का खाना खाकर घर से निकली थी। अब इसने कहा लड़की जाने लगी तो मैंने इसे कहा खाना खाकर जाना, तो लड़की ने कहा वापस आकर क्यों होगी। मैंने कहा जब लड़की घर से निकली थी इस वक्त साजिद कहाँ था? इसने कहा बरामदे में बैठा था। मैंने पूछा साजिद का बाप कहाँ था? वो बोली कमरे में लेटा हुआ था। मैंने पूछा किया साजिद के बाप को मालूम था कि लड़की बाहर जा रही है? इसने कहा लड़की इसी कमरे से बुर्का पहनकर निकली थी, तो जाहिर है साजिद के बाप ने जरूर देखा होगा कि वो कहीं जा रही है। मैंने कहा साजिद ने तो जरूर इससे पूछा होगा कि वो कहाँ जा रही है। वो बोली ये पूछा था और लड़की ने साजिद को भी यही बताया था कि वो जर्सी का नमूना लेने जा रही है। ये चंद सवाल थे जो मैंने इससे पूछे थे। आप इस औरत का बयान दोबारा गौर से पढ़ें, आपको इसके बयान में वाज़े फर्क मिलेगा। मैं 2 घंटे इस सौतेली माँ पर सवाल करता रहा। एक एक सवाल का कबार घुमा फिरा कर पूछा। 1 घंटे बाद वो निढाल हो। दूसरे घंटे के दौरान यूं समझिए कि मैं इसे अपने साथ घसीट रहा था। मुंदरजा झैल सवाल जवाब में इसने ये भी कहा कि लड़की ने कहा था कि खाना वापस आकर क्यों होगी। साजिद के मुतालिक इसने कहा कि वो बरामदे में बैठा था। जब लड़की बाहर निकलने लगी तो साजिद ने लड़की से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। आगे चलकर सौतेली माँ ने मेरे सवालों के हीर फेर में उलझ कर कहा कि साजिद बाहर से आया था तो इसने मुझसे अपनी बीवी के मुतालिक पूछा, तो मैंने इसे बताया कि वो किसी के घर जर्सी का नमूना लेने गए। अभी इस सौतेली माँ को मालूम नहीं था कि मैं साजिद को 4 घंटे तक अपनी जरा से गुजार चुका हूँ और उससे बहुत सी बातें उगलवा चुका हूँ। साजिद के बयान के मुताबिक जब लड़की घर से गई थी वो घर नहीं था। उसके बाप को भी मालूम नहीं था है लड़की बाहर घर में। ने सौतेली माँ से पूछा तुम अपने खावंद के साथ लड़की को इसके बाप के घर क्यों भेज देती थी? वो बोली इसलिए कि लड़की का बाप उदास ना हो जाए और मैं खुद भी लड़की को घर में कैद नहीं रखना चाहती थी। मैंने कहा तुमने लड़की और अपने खावंद को जितनी बार भी भेजा साजिद इस वक्त घर में होता था। वो मेरा सवाल सुनकर घबरा गए, होंठ खुश्क हो गए, वो बोल ना सकी। मैंने कहा तुम साजिद को अपने साथ तन्हा घर में रखना चाहती थी। वो थोक निगलते हुए बोली साजिद तो मुझे अपनी माँ समझता है। मैंने कहा लेकिन तुमने इसे बेटा समझना छोड़ दिया था। साजिद ने मुझे जो उसकी चंद हरकतें बुती थी मैंने वो
इसे साजिद का हवाला दिए बगैर सुना दें और कहा, साजिद की बीवी ने तुम्हें कबार देख लिया भी था और वो रूठी रूठी रहने लगी थी। सौतेली माँ रोने लगी और बोली, अब को ये झूठी बातें किसने बुती है? मैंने इसका चेहरा अपने दोनों ऐंठों में थाम कर प्यार से कहा, अपनी जवानी पर रहम करो साजिद, और उसकी बीवी के सुहाग पर रहम करो और बता दो कि लड़की कहाँ है। मैं ये केस यहीं खत्म कर दूंगा। तुमने देख ही लिया है कि मैं अंदर के और तुम्हारे सीने के सारे भेद जानता हूँ। अगर लड़की को मैंने बरामद किया तो फिर मालूम नहीं तुम कितने साल जेल में गुजारोगी। इसका सर डोलने लगा। वो अब अपने आप में नहीं रही थी। उसके बाद मैंने इससे जो भी बात की इसने जवाब नहीं दिया। मैं इसे लेकर थाने आ गया और हवालात में बंद कर दिया। शाम के वक्त साजिद, इसका बाप और साजिद का ससुर थाने आए। उनके साथ एक आदमी और था। वो मेरे कमरे में नहीं आया, बाहर बरामदे में खड़ा रहा। देहाती मालूम होता था। मैंने इस पर कभी तवज्जो ना दी। साजिद और वो दोनों बूढ़े सौतेली माँ को लेने आए थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी इस औरत की जरूरत है, कुछ पूछ गुछ करनी है। उन्हें तसल्ली दी कि औरत मेरी तहवील में पूरी इज्जत से रहेगी और ये भी बताया कि हो सकता है कि वो आज रात घर ना आ सके। साजिद और उसका ससुर बाहर निकल गए। साजिद का बाप वहीं रुक गया और मुझसे पूछा, जनाब आपने मेरी बीवी को क्यों रोका हुआ था? मैंने गुस्से से कहा, बड़े मियां तुमने इस औरत के साथ शादी क्यों की थी? क्या तुम्हारी उम्र शादी की थी? तुम्हारे घर में जवान बेटा है और तुम जवान बीवी ले आए। इसका मुंह खिल गया। मैंने इसे कुछ और कहने का मौका ना दिया और गुस्से से कहा, निकल जाओ यहाँ से। वो मुंह लटका कर बाहर निकल गया। रात 10 बजे के करीब में सौतेली माँ के सामने जा खड़ा हुआ। हमारे दरमियान सलाखों वाला दरवाजा था। वो फर्श पर सर झके बैठी थी। मैंने इसे आवाज दी तो वो उठकर मेरे सामने आ खड़ी हूँ। मैंने इससे कहा, अभी तक सोच रही हो या सोच चुकी हो? अब भी वक्त है, लड़की दे दो। वो एक ही सांस में बहुत सी कस्में खाने लगी और कहने लगी, मेरा यकीन करे, लड़की अकेली बाहर थी, मैं तो घर पर ही थी। अब साजिद से पूछ लें, साजिद के बाप से पूछ ले, मैं इसे कहाँ से निकाल कर दूं? मैंने इससे और कुछ ना पूछा। एक कांस्टेबल से कहा कि इसे खाना खिला दो और खुद जाकर सो गया। अगली सुबह मैं बहुत कुछ सोच कर थाने आया था। मैंने आते ही एएसआई को बुलाया और उस केस के मुतालिक इससे तबादला ख्याल करने लगा। अभी हम तबादला ख्यालात कर रहे थे कि एक देहाती आदमी आ गया। इसने 4-5 मील दूर एक जगह का बताया कि इस वीरान इलाके में एक जवान लड़की की लाश पड़ी है। मैंने एएसआई से कहा, यही हमारी मतलूबा लड़की हो सकती है। मैंने एक कांस्टेबल को साजिद को लाने के लिए भेज दिया। साजिद के आते ही मैंने एएसआई और एक कांस्टेबल को साथ लिया और देहाती के साथ थाने से रवाना हो गए। लाश हमारे इलाके से 4-4.5 मील ऐसे इलाके में पड़ी थी जहां से कभी नहीं गुजरता था। वहां ज्यादातर झाड़ियां और दरख्त थे, जमीन बंजर थी। वहां से करीबी गांव 3-3.5 मील दूर था। इत्तला देने वाला देहाती इसी करीबी गांव का था। देहाती ने बताया कि हमारी एक भैंस भाग थी, वो इसकी तलाश में इधर आ निकला था और इसे लाश नजर आ जारी है। सौतेली माँ, किस्त नंबर 8, मुख सफदर हयात नाविल। लाश को देखते ही साजिद सर पकड़ कर बैठ गियो, धाड़े मार मार कर रोने लगा। लाश इसकी बीवी की थी। लाश के कपड़े बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कपड़ों के ऊपर बुर्का नहीं था। जबकि सौतेली माँ ने बताया था कि लड़की बुर्का पहनकर घर से निकली थी। मकतूला के कानों में सोने के कांटे, 2 उंगलियों में सोने की 2 अंगूठियां और एक कली में सोने की 2 छोटी छोटी चूड़ियां थी। चेहरा बिल्कुल साफ था। लाश की हालत से पता चलता था कि मरने से पहले इसके साथ कभी दस्त दराजी नहीं हुई और सोने के जेवरात की मौजूदगी बताती थी कि कातिल का इरादा लौटने का नहीं था। मैंने कांस्टेबल को वापस थाने भेजा और वहां के खोजी को लाने को कहा और खुद मौका की कार्रवाई में मसरूफ हो गया। मौका वारदात पर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। थोड़ी देर बाद करीबी गांव का निमराद और उसके साथ कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। लाश देखते ही नंबरदार ने कहा, इस लड़की तो गांव वाले जानते हैं। ये लड़की 3-4 बार हमारे गांव आ चुकी है। मैंने पूछा, ये लड़की इस गांव में किसके आया करती थी? नंबरदार ने सौतेली माँ का नाम लेकर बताया कि वो फुला गांव ब्याही हु है, बेवा हो थी और एक रनवे से निकाह पढ़ा लिया था और ये लड़की इसके सौतेले बेटे की बीवी थी और लड़की के खावंद को भी हम जानते हैं। मुझे भंचाल की तरह झटका लगा। मेरे जहन से उतर गया था कि साजिद की सौतेली माँ इसी गांव की रहने वाली है। हालांकि इब्तिदा में मुझे ये बात बुतीक थी कि सौतेली माँ फुला गांव की रहने वाली है। इतने में खोजी आ गया। खोजी ने आते ही खरे देखने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने लाश के सैंडल के तलवे देखे और जमीन से भेद लेना शुरू कर दिया। अचानक गैर इरादी तौर पर मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो तेजी से गांव की तरफ जा रहा था। मैं इसे देखता रिया। थोड़ी दूर जाकर वो दौड़ पड़ा। मैंने इस आदमी को तमाशाया मैं से निकलकर तेजी से गांव की तरफ जाता देखा तो मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। ये मेरा वहम भी हो सकता था। फिर भी ने अपने इस वहम के ताकुब में इसी देहाती को जो लाश की इत्तला लाया था, इस आदमी
के पीछे भेज दिया और साथ ही हिदायत कर दी कि इस आदमी का पीछा इस तरह करो जिस तरह तुम इसका पीछा नहीं कर रहे हो। दूर दूर से देखो कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। वो देहाती इस आदमी के पीछे चला गया और मैं खोजी के पास गया। इसने मुझे जमीन दुखी खरे साफ थे, 2 मर्द और एक औरत के खरे थे। औरत का खरा उसके सैंडल का था। ये खरे इस करीबी गांव से मौका वारदात की तरफ आए थे। मैं जमीन पर बैठा पांव के निशान देख रहा था। खोजी पांव के निशान देखता हुआ करीबी गांव की तरफ जाने लगा। नंबरदार और उसके साथ आए 2 आदमी मेरे पास ही खड़े थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, लगता है लड़की को गला घूंट कर मारा गया है। मालूम नहीं बदबख्तों ने इतनी दूर लाकर क्यों मारा। इसके बाद ये आदमी मेरे सर पर सवार रहा और किसी माहिर सुरागरसा की तरह मुझे मशवरे देता रहा। खोजी खासी दूर चला गया था। वो निशान देखता हुआ करीबी गांव की तरफ जा रहा था। खोजी की तरफ देखकर वो सुराग रसा आदमी बोला, जनाब थानेदार साहब, आप ये खोजी कहाँ से पकड़ कर लाए हैं? ये तो आपको गलत संत में ले जा रहा है। मरने वाली लड़की को फुला गांव से इस गांव की तरफ लाया गया और रास्ते में ही इस वीरान इलाके में मार दिया गया। गांव तो ये लड़की पहुंची ही नहीं थी। अगर गांव में आती तो कभी ना कभी तो इसे जरूर देखता। जबकि लड़की को गांव में देखा नहीं गया तो ये खोजी गांव की तरफ किसके निशानों पर जा रहा है? वो आदमी बोलता रहा। नंबरदार भी इसे नहीं टोक नहीं रहा था। मैंने इस आदमी से पूछा, तुम्हारा ख्याल है कि लड़की को गला घूंट कर मारा गया है? इसने उस्तादों की तरह कहा, बिल्कुल गला गेविंटा गया है। ये खोजी तो पैसे खोड़ने करने के लिए आपको चक्कर दे रहा है। असल खरे तो उधर होंगे जिधर से आप आए हैं। खोजी गांव से थोड़ी दूर रह गया तो इसने एक आदमी को भेज कर मुझे वहां बुलाया। मैं फोर खोजी की तरफ चला गया। वो सुराग रसा आदमी भी मेरे पीछे पीछे मुझे हिदायत देता हुआ आ गया। खोजी के पास पहुंचा तो खोजी ने मुझे कुछ ऐसे निशान दुखे जैसे वह किसी ने दरख्त की शाख से झाड़ू फेर दिया हो। खोजी ने कहा, यहाँ खरे मिटाने की कोशिश की है। वो सुराग रसा आदमी खोजी को मुखातिब करते हुए बोला, बाबा तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। लड़की गांव तक तो पहुंची ही नहीं, रास्ते में ही मार दी। और तुम थानेदार साहिब को पता नहीं किस औरत के निशानों पर गांव ले जा रहे हो? खोजी ने कभी जवाब ना दिया बल्कि मुस्कुराकर शाखा झाड़ों के जो निशान थे उन्हें देखता हुआ आगे चलने लगा। हम गांव के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और वही देहाती आदमी जिसे मैंने भागते हुए आदमी के पीछे भेजा था वो गांव के बाहर खड़ा था। इसने मेरी तरफ आने की बजाय हाथ ऊपर करके मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं इस देहाती की तरफ चलने लगा तो मैंने इस आदमी को, जो मेरा उस्ताद बिन के बोले जा रहा था, इससे कहा, उधर आओ यार, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। वो आदमी मेरे साथ चल पड़ा। हम इस देहाती तक पहुंचे तो वो मुझे जरा परे अलग ले गया और मेरे कान ने एक बात कही। मैंने इससे कहा, तुम 4 कांस्टेबल के साथ गांव चले जाओ, और साथ ही एक और हिदायत भी कर दी। वो देहाती चला गया तो मैंने अपने खुद साख्ता उस्ताद से कहा, चलू यार, आज तुम्हारे घर चलते हैं। तुम मुझे अपने घर ले चलू और साथ ही में अपनी नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दें। वो शायद मेरा लहजा और नजरें भांप गया। आहिस्ता से बोला, जनाब मुझ गरीब का घर आपके काबिल नहीं है। नंबरदार की बैठक में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे घर जाना है, वहां जावेगा और मकतूला का बुर्का लेकर आ जावेगा। इस का रद्द अमल ये था जैसे मैंने बेखबरी में इसे सुवी चुभो दी हो। ये शख्स इंतहा अहमक था, मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। बुर्का का सुनकर वो चौंका और जवाब देने की बजाय अहमकों की तरह मुझे देखने लगा। मैंने इसके ऊपर दूसरा बम फेंका। मैंने साजिद की सौतेली माँ का नाम लेकर कहा, तुम इस औरत के करीबी रिश्तेदार हो या आशना? वो बुरी तरह घबरा गया। हकलाते हुए बड़ी मुश्किल से अधूरे अधूरे अल्फाज में इसने कहा, मेरा इस औरत के साथ कभी ताल्लुक नहीं है। इतने में खोजी ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं इसके पास गया तो इसने पूछा, ये जो आदमी आपके साथ साथ है, क्या ये पुलिस का आदमी है? मैंने खोजी को बताया कि ये इसी गांव का आदमी है, पुलिस का आदमी नहीं है। खोजी ने कहा, अल्लाह झूठ ना बिल्लोए, उन खुरों में एक खरा इस आदमी का है। मौका वारदात के करीब मैंने एक आदमी और मकतूला के खरे के साथ इस आदमी के खरे देखे हैं। अब आप इसे लेकर आगे आए तो मैं उसके ताजा खुरों के पीछे आ गया। मैं तो आपको भी मुल्जिम समझ रहा था। हम इस आदमी की तरफ पीट करके बातें कर रहे थे। घूम कर देखा तो वो गायब था। जारी है सौतेली माकस्त नंबर 9। वो आदमी वहां से जा चुका था। मैंने उधर उधर देखा, करीब ही एक गिल्ली थी। तमाशा मर्द और बच्चे दूर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, ये आदमी कहाँ किधर गया है? बच्चों ने गिल्ली की तरफ इशारा करके बताया, वो इस गिल्ली में दौड़ गया है। मैं अकेला ही इस गिल्ली में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते 13-14 साल की उम्र के बच्चे को बाजू से पकड़कर साथ ले लिया। इसे कहा कि मुझे इस आदमी का घर बुतो। मुझे यकीन नहीं था कि वो अपने घर गया होगा। घर दूर नहीं था, गिल्ली में 2 मोड़ मुड़े तो खिली जगह, आगे एक तरफ मकान थे। बच्चे ने दूर से बताया कि वो
मकान इसका है। इस घर के सामने भी औरतें, मर्द और बच्चे खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो आदमी घर में दाखिल हुआ है। एक औरत ने बताया कि अभी अभी वो दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ था। मैंने फोर दरवाजे पर दस्तक दी, कभी जवाब न मिला। मैंने जोर से दरवाजा बजाया मगर फिर भी दरवाजा न खुला। मैंने बुलंद आवाज से कहा, दरवाजा खोलो नहीं तो गोली मार दूंगा। दरवाजा फिर भी न खुला। मैंने जिस देहाती से कहा था कि वो कांस्टेबल को साथ लेकर गाँव चला जाए, मुझे मालूम नहीं था कि वो करीब ही मौजूद है। इसने शायद मुझे देख लिया था। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। इसने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, ये आदमी दरवाजा नहीं खोलेगा, आप मेरे साथ। वो मुझे लेकर साथ वाले मकान के अंदर ले गया। ड्योढ़ी से गुजरकर सहन में गए। दाऊं तरफ मेरे सर के ऊपर तक दीवार थी। इस देहाती ने मुझसे कहा, जनाब अब मेरी पीठ पर चढ़कर दीवार फलानेगी। वो दोहरा हो गया। मैं उसकी पीठ पर खड़ा हुआ और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। ये एक कुशादा सहन था। सामने बरामदा था। बरामदे के पीछे साथ साथ दो कमरे थे। बरामदे में एक औरत खड़ी थी। सहन की बाव दीवार के साथ एक छोटा सा तंदूर था जो अक्सर गांव के घरों में इस्तेमाल होता है। इसे तुंदरवी कहते हैं। तुंदरवी जल रही थी। मैंने औरत से पूछा, कहाँ है वो? औरत पर तो जैसे सकता तारी हो गया था। आंखें साकिन हो गई थी। इसने कभी जवाब ना दिया। मैंने गरज कर कहा, इसे बाहर निकालो। वो औरत बिल्कुल खामोश और बेहिस खड़ी रही। अचानक मुझे अपने पीछे सहन में दौड़ने की आवाज। मैंने घूम कर देखा, वो आदमी बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल चुका था। फासला कम ओ बेश 15 से 20 फुट था। मैंने सर्विस रिवॉल्वर जो हाथ में पकड़ रखा था, हाथ ऊपर करके हुआ मैं एक गोली फार कर दी। औरत की चीख निकल गई। मैंने ललकार कर कहा, वहीं रुक जा वरना दूसरी गोली तुम्हारे जिस्म में घिसेगी। वो आदमी वहीं दरवाजे पर रुक गया। मैंने इससे कहा, अपने हाथ सर पर रख कर मेरे करीब आ जाओ। गोली की आवाज सुनकर वो देहाती दौड़ता हुआ बाहर के दरवाजे से अंदर आ चुका था। मैंने इसे दरवाजा बंद करने को कहा। वो दरवाजा बंद करके हमारे पास आ गया। मैंने इससे कहा, यहाँ से कभी कपड़ा और रस्सी लेकर इस आदमी के हाथ बांधो। इसने फौर ही बरामदे में पड़ी चारपी पर रखे कपड़ों में से एक दोपट्टा निकाल लिया। मैंने कहा, उसके दोनों हाथ पीछे कमर पर बांध दो। देहाती ने इसके दोनों हाथ बांध दिए। मैंने देहाती से पूछा, कांस्टेबल कहाँ है? इसने बताया कि अपने जो ड्यूटी लगी थी हम इसी सिलसिले में अमजद के घर पर थे और अमजद को पकड़ लिया है। कांस्टेबल इसी के घर में है। मैंने इससे कहा, तुम फौर अमजद और कांस्टेबल को उधर ही ले आओ। मैंने इस बंधे हुए आदमी को कमीज के कॉलर से पकड़ लिया और तंदूर की तरफ आया। मैंने तंदूर पर झक कर देखा। तंदूर में कभी ईंधन नहीं था। एक कपड़ा जल रहा था। उधर उधर देखा, एक सोटी मिल्क सोटी से जलता हुआ कपड़ा बाहर निकाला। कपड़ा नीचे जमीन पर फेंका और इस पर पाँव मारे। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा कपड़ा बचा सका। कपड़े का रंग काला था। गौर से देखा तो ये किस बुर्काए का हिस्सा था। उसकी सिलियों से पता चलता था कि ये बुर्का है। मैं औरत से पूछा, क्या ये बुर्का तुम्हारा है? औरत ने इस आदमी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, मैंने कभी बुर्का नहीं लिया। मैंने इस औरत से चंद बातें और पूछें जिससे पता चला कि औरत इस आदमी की बीवी है और इस औरत को मालूम नहीं था कि बुर्का किसका है। कांस्टेबल और वो देहाती एक आदमी को लेकर आ गए। कांस्टेबल ने इस आदमी को कॉलर से पकड़ रखा था। कांस्टेबल ने बताया कि ये अमजद है और अमजद वो आदमी था जो तमाशाइयों में से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ा और फिर दौड़ पड़ा था और इसी ने खरे मिटाने की कोशिश की थी। जब ये अमजद नामी आदमी तमाशाइयों में से निकल कर गया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये आगे जाकर खरे मिटेगा। मैं कभी फरिश्ता नहीं था। मुझे तो बस इसकी चाल ढाल और भागने की रफ्तार से शक हुआ था कि कभी बात तो है जिसका ताल्लुक इस वारदात से हो सकता है। इसलिए ने इसी वक्त इस देहाती को ये हिदायत देकर उसके पीछे भेजा था कि इस पर नजर रखो कि वो क्या करता है, किधर जाता है। फिर गांव के बाहर पहुंचकर इस देहाती ने मुझे अलग करके ये रिपोर्ट दी कि इसने अमजद को देखा कि वो एक दरख्त ताजा शाख हाथ में लिए चलते चलते जमीन पर फेरता जा रहा था। मैंने इसी वक्त देहाती से कहा, वो कांस्टेबल को साथ ले जाए और अमजद के घर पर नजर रखें। अगर वो निकलने की कोशिश करे तो इसे पकड़ लें। और अब अमजद पुलिस की हिरासत में था। दूसरा आदमी जिसका नाम असगर मालूम हुआ, ये दोनों पुलिस की पकड़ में आ गए थे। मैंने नंबरदार और गांव के दो मोतबर आदमियों को घर के अंदर बिला लिया और वहीं बरामदे में चारपियों बिछाकर बैठ गए। मैंने नंबरदार और उन लोगों से मुलजिमों के चाल चलन के बारे में पूछा तो उन्होंने जो कुछ बताया इसके मुताबिक साजिद की सौतेली मां उनके गांव की रहने वाली है। इसकी शादी से चंद साल पहले इस औरत के ताल्लुकात असगर के साथ थे। बाज लोग इसे पाक मोहब्बत कहते थे और बाज नापाक। औरत दलेर थी, वो असगर से मलती थी। वो दोनों शादी करना चाहते थे मगर बर्दारी सिस्टम की वजह से उनकी शादी ना हो सकी। असगर ने धमकी दी कि वो अगर उसकी शादी लड़की के साथ ना हो तो वो लड़की को उठाकर ले जाएगा। गांव के बड़ों ने असगर को समझाया कि इस तरह सारे गांव की बेइज्जती होगी, खून खराबा भी होगा। फिर जल्द ही
इस औरत की शादी बरादरी के एक निहायत शरीफ और नेक आदमी से होगी, लेकिन ये औरत शादी के बाद भी असगर से मिलती थी। दूसरी तरफ असगर की भी शादी होगी और वो भी अपनी बीवी को धोखा देकर इस औरत से मिलता रहा। औरत के खावंद और असगर की बीवी को भी मालूम हो चुका था कि ये दोनों मिलते हैं और उनके आपस में नाजायज मरासिम हैं। फिर कभी 2 साल बाद इस औरत का खावंद ऐसे रोग से मर गया जिसे कभी डॉक्टर आसियाना समझ ही ना सका। असगर ने गांव वालों से कहा कि वो इस औरत से शादी करेगा, लेकिन कभी भी ना माना ये औरत असगर की बनबियाही बीवी बनी रही। फिर ये औरत ज्यादा खिल गई, इसने एक और आदमी के साथ ताल्लुकात काम कर लिए। इसी तरह इस औरत गांव के 3-4 आदमियों को अपनी रकाबत में लड़ा दिया। गांव के बड़ों ने देखा तो इस औरत की दूसरी शादी का सोचने लगे, मगर गांव में कभी भी इसे बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं था। आखिर किसी और गांव से इसके लिए एक रिश्ता मिल गया जिसकी उम्र इस औरत से दुगनी थी और ये साजिद का बाप था। औरत को बता दिया गया कि इसके होने खावंद का एक जवान बेटा और एक शादीशुदा बेटी है। इस औरत ने किसी किस्म का कभी एतराज ना उठाया और साजिद के बाप के साथ निकाह हो गया। निकाह के बाद ये औरत गांव में आती रहती थी, 1-2 दिन रहती थी। यूं लगता था जैसे असगर से मिलने आती है। 3-4 दफा साजिद की बीवी मकतूला को भी साथ लाती और सबको बताया कि ये लड़की उसकी बहू है। आखिरी बार 8-10 रोज पहले ये औरत गांव में आई थी। अमजद के मुतालिक उन लोगों ने बताया कि ये असगर का साथी है, जारी है। सबसे पहले बनाएंगे स्पाइसी मायो। ये सिंगापुरियन राइस को सोतेली माँ किस्त नंबर 10M लिस्ट मुक सफदर हयात नावल में ने असगर और अमजद को कांस्टेबल के साथ एक कमरे में बिठा दिया और असगर की बीवी को बिलाकर इससे बात की तो वो जार कतार रोने लगी और कहने लगी कि वो मजलूम औरत है, गरीब बाप की बेटी है। अगर इसने अपने खावंद के खिलाफ जुबान खोली तो खावंद उसकी हड्डियां तोड़ देगा। मैंने इससे कहा, क्या तुम अपने खावंद से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती हो? वो बोली, तलाक के लिए तो मैं इसे 100 बार कह चुकी हूँ, लेकिन ये मारता है, तलाक नहीं देता। अगर ये आज ही मर जाए तो भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरा बूढ़ा बाप जब तक जिंदा है इसकी खिदमत करूंगी। मैंने इससे कहा, समझ लो तुम्हारा खावंद आज से मर गया, आज से तुम्हारी मुसीबत खत्म। अब चाहे दूसरी शादी करो, चाहे बाप की खिदमत करो। वो रोते हुए बोली, ये जालिम इतनी जल्दी नहीं मर सकता, इससे तो मौत भी नफरत करती है। ये वहशी एक बदकार औरत के साथ मेरे सामने इस कमरे में बंद रहता था। 3-4 दिनों से मालूम नहीं कहां से एक लड़की लाया था, इसे भी कमरे में बंद कर रखा था। मैं अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हारा खावंद अब इसी लड़की के कत्ल में फांसी के तख्ते पर जा रहा है, अब ये वापस नहीं आ सकेगा। असगर की बीवी ने सोतेली माँ के मुतालिक बताया कि इस औरत की खातिर असगर ने इस पर जुल्म व तशद्दुद की इंतहा कर दी थी। इसने कबार असगर को रोका, सोतेली माँ के कदमों पर कबार सर रखा कि वो इसके खावंद को बख्श दे, इसका घर ना उजाड़े। मगर सोतेली माँ के दिल में जरा भर भी रहम न आया। असगर के घर में इस औरत पर जो बीती वो बहुत दर्दनाक कहानी थी। मैंने इससे पूछा, ये काला बुर्का इस घर में किस तरह आया था? इसने बताया कि 3-4 रोज गुजरे, रात के वक्त असगर बाहर से आया। इसने एक लड़की को कंधों पर उठा रखा था। असगर लड़की को कमरे में ले गया। लड़की इस वक्त बुर्का में थी। असगर ने मुझसे कहा कि अगर तुमने लड़की के मुतालिक किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा। कमरे से कभी कभी लड़की के रोने की आवाज आती थी। मैं लड़की के लिए खाना पकाती थी और असगर खाना कमरे में ले जाता था। गुज़िश्ता रात को 2 आदमी 2 बार आए और असगर के साथ लड़की वाले कमरे में गए। वो थोड़ी देर ठहरी, फिर वापस चले गए। अमजद भी रोज रात को आता था। असगर लड़की के साथ कमरे में सोता था। आज सुबह में जाग कर बाहर तो देखा कि लड़की वाले कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने डरते डरते कमरे में झांका, कमरे में कभी नहीं था। चारपी के सरे ने काला बुर्का पड़ा था। थोड़ी देर बाद असगर आ गया और इसके कुछ देर बाद गांव में ये खबर गर्दिश करने लगी कि बाहर कहीं झाड़ियों वाले इलाके में एक जवान लड़की की लाश पड़ी है। ये खबर सुनकर असगर बाहर जाने लगा तो अमजद आ गया। दोनों ने आपस में कभी बात की तो असगर सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर दोनों बाहर चले गए। कुछ देर बाद असगर बाहर से दौड़ता हो आया। इसने कमरे से काला बुर्का उठाया, माचिस ली और तंदूरी के पास जाकर बुर्काए को आग लगी और तंदूरी में फेंक दिया। असगर ने मुझसे कहा, अपनी जुबान बंद रखना वरना तुम्हें भी इस तंदूरी में रखकर आग लगा दूंगा। मैं उठकर कमरे में असगर और अमजद के पास जा बैठा और असगर से कहा, इकबाल, जुर्म करोगे या फांसी पर चढ़ना पसंद करोगे? असगर ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब आली, मैंने कभी जुर्म नहीं किया। मैंने अमजद से भी यही सवाल किया, इसने भी जुर्म से इनकार कर दिया। मैंने असगर के घर की तलाशी ली। उसके घर से एक खंजर और तेज धार की एक तलवार बरामद कर ली और फिर
उनको लेकर अमजद के घर गया। अमजद के घर से भी एक खंजर के अलावा कभी काम की चीज बरामद ना हुई। मैं उन दोनों को लेकर थाने आ गया। थाने पहुंचकर मैं असगर और अमजद को तफ्तीश वाले कमरे में ले गया। एक को एक दीवार के साथ और दूसरे को दूसरी दीवार के साथ बिठा दिया। हवालात से सौतेली माँ को बिलाकर इसे भी तीसरी दीवार के साथ फर्श पर बिठा दिया और उन तीनों से मुखातिब होकर कहा कि मेरे पास पूरा सबूत मौजूद है कि लड़की किस तरह मरी। अगर अपने मुंह से बता दोगे तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी, दूसरी सूरत में इतनी अजियत में आ जाओगे कि तुम इस अजियत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सौतेली माँ ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, लड़की मरी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। मैंने इससे कहा, इतनी भोली मत बनूं, तुम्हारे कहने पर ही लड़की को मारा जा चुका है। सौतेली माँ ने असगर और अमजद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरत और गम के था। वो बोली, ये जुल्म किसने किया है? असगर और अमजद ने सौतेली माँ को कभी जवाब न दिया, सर झके बैठे थे। मैंने कांस्टेबल को बुलाकर असगर और अमजद को हवालात में भेज दिया और साथ हिदायत कर दी कि उन्हें अलग अलग बंद करना, ये आपस में कभी बात ना कर सकी। मैंने तफ्तीश वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सौतेली माँ सर झके दीवार के साथ बैठी थी। मैंने इसका सर ऊपर किया। इसका चेहरा आंसुओं से धुल गया था। मैंने इससे कहा, लड़की की कातिल तुम हो? इसने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं इसे मरवाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस इसे घर से गायब करना चाहती थी। मैंने ये नहीं कहा था कि इसे मार दो। मैंने इससे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी जिनसे इसके दिल में ये डाला मकसूद था कि मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। मैंने इसके लिए पानी मंगवाया। मेरी तसल्ली और हमदर्दी पा कर इस मुझसे वही सवाल पूछा जो हर मुजरिम इकबाल जुर्म से पहले पूछता है कि मुझे क्या सजा मिलेगी। मैंने इससे कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ना फांसी चढ़ने दूंगा और ना ही उम्र कैद होने दूंगा। और वैसे भी तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकोगी, क्योंकि लड़की की लाश तुम्हारे गांव से मिली है और तुम्हारा सारा गांव गवाही देने के लिए तैयार है। तुम्हारी जिंदगी जिस तरह गुजरी है वो अदालत में बयान की जाएगी। अगर तुम खुद मुझे सारी बात बता दोगी तो तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। मुख्तसर ये कि मेरी मेहनत काम कर गौर वो इकबाल जुर्म पर आमादा होग। इसके बयान के मुताबिक वो एक ऊंची जात के घराने की लड़की थी। उसकी मोहब्बत असगर से होग। असगर नीच जात का तो नहीं था, पर इससे कमतर जात का था। अगर उसके बड़े बुजुर्ग जात पात को अलग रखते तो उनकी शादी हो सकती थी, मगर उसके बड़ों ने इसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी बरादरी के एक शख्स से कर दी। शादी के बाद लड़की खुदसर हो। दूसरी तरफ असगर भी बागी हो गया। वो अक्सर घर से गायब रहने लगा, चर्स पीने लगा। इसका याराना गलत किस्म के लोगों के साथ हो गया। लड़की ने अपने खावंद से कह दिया कि वो इसे तलाक दे, जहर दे, वो असगर से अलग नहीं होगी। असगर की आवारगी का उसके घर वालों ने ये इलाज किया कि इसकी शादी कर दी। असगर और लड़की ने अपनी अपनी शादी होने के बावजूद एक दूसरे से मिलना तर्क न किया। शादी के 2 उड़या साल बाद सौतेली माँ बीवी हो। उसके बाद घर वाले और बरादरी वाले कहते रहे कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर वो ना मानी। घर वालों को धमकी देती थी कि वो घर से भाग जाएगी। अब वो असगर से खिले आम मिलने लगी थी। असगर ने भी अपनी बीवी के लिए घर को जहन्नम बने रखा। 3 साल के अरसे में सौतेली माँ खुदसरी और सरकशी, जो दरअसल गुनाह की लज्जत के सवा कुछ भी नहीं था, इस इज्जत की गहराइयों में ले गई। यहाँ तक कि गांव की किसी लड़की को वालिदैन इससे बात करने की इजाजत नहीं देते थे। औरतें इसे देखकर मुंह फेर लेती थीं। इसे शिद्दत से महसूस होने लगा कि सारी दुनिया और सारा जहान सिर्फ असगर ही नहीं है। एक वक्त था कि इसने दूसरी शादी के पैगाम ठुकरा दिए थे और एक वक्त ये आया कि इसने दूसरी शादी कर लेना मुनासिब समझा और घर वालों से कह दिया कि वो दूसरी शादी करेगी। मगर अब वो जिससे भी रिश्ते की बात करते वही फहाशा और बदकार कर थोप देता। बर्दारी और बर्दारी से बाहर भी कभी ऐसा ना मिला जो इसका हाथ थाम लेता। शामत साजिद के बाप की थी। उसकी इस गांव में दूर पार की रिश्तेदारी थी। इसे इस शादी के लिए पेंसा गया। सौतेली माँ को बता दिया गया कि इसका होने वाला खावंद बूढ़ा है, लेकिन वो शादी का फैसला कर चुकी थी और ये तहिया भी कि वो अपने शौहर की वफादार रहेगी। मगर इसे तवक्को नहीं थी कि इसे इस आदमी के हवाले कर दिया जाएगा जो उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुका था। वो बूढ़े शौहर को देखकर जल भुन। शादी की पहली सुबह इसे घर में साजिद नजर आया। इसने इसी वक्त साजिद पर नजर रख ली। इसने कबूल न किया कि साजिद इसका बेटा है। इसका जिस्मानी अय्याशी का नशा ऊद कर आया। इसने इंसान बनने का फैसला किया था, मगर बूढ़े शौहर से शादी के धोखे ने इसे फिर से हैवान बना दिया। गांव में वो अपनी गर्दन तान कर के आम असगर से मिला करती थी, लेकिन इस बूढ़े शौहर के घर में इसने फरेबकारी से काम लिया। इस फरेब के लिए इस खुलूस और प्यार का हथियार इस्तेमाल किया। बूढ़े खावंद को अपने प्यार और खिदमत से अंधा कर दिया। महल्ले की कभी औरत आती तो इस औरत पर अपनी शराफत और रख रखो की धाक बिठा देती।
साजिद को फांसने की ज़बानी और अमली जो भी कोशिशें की उनकी पूरी तफसील सुनी। फिर चंद माह बाद साजिद की शादी हो। सौतेली माँ ने साजिद की बीवी को भी प्यार के जाल में फांस लिया। बहू के बाप पर भी जादू चला लिया। यही वजह थी कि मैं इसके मुताल्लिक जिससे पूछता था वो ही उसकी तारीफों के पिल बांधता था। सौतेली माँ ने ये जादूगरी सिर्फ साजिद को फांसने के लिए की थी। इसी दौरान वो अपने गांव भी जाती, असगर से मिलती, आधा आधा दिन इसके घर में कमरे में बंद रहकर गुजारती। इसकी कोशिश ये थी कि असगर की कमी साजिद पूरी कर दे, मगर साजिद उसके हाथ नहीं आ रहा था। साजिद की बीवी ने एक दो बार देख लिया और सौतेली माँ से साफ कह दिया कि तुम बेशक जवान हो, लेकिन ये मत भूलो साजिद मेरा खावंद और तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारा खावंद नहीं बन सकता। साजिद ने भी सौतेली माँ से कहा कि वो इसके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ न हुआ करे, बीवी नाराज होती है। फिर सौतेली माँ और साजिद की बीवी में चपकलश बढ़। साजिद की बीवी उनके दरमियान रुकावट बन गुजारी है। सौतेली माँ आखिरी किस्त सौतेली माँ को दरअसल जो आग जला रही थी वो ये थी कि साजिद और उसकी बीवी इकट्ठे उठते बैठते थे, एक कमरे में सोते थे, आपस में हंसते खेलते थे। उनकी शादी हुई थी, वो दोनों एक दूसरे के लिए खिलौने थे। उन्हें यूं इकट्ठे देखकर सौतेली माँ के सीने में एक शोला उठता था जिसे ठंडा करने का कभी जरिया अलैहिस्सलाम नहीं था। इसका अपना खावंद बूढ़ा था और इस बूढ़े खावंद की मोहब्बत का चिराग टिमटा रहा था। सौतेली माँ इस टिमटाती चिराग की लो से जल जल कर अंधी होती रही और अक्ल की भी ऐसी अंधी हुई कि जब लड़की के और साजिद के दरमियान आने लगी तो इसने कहा साजिद सिर्फ मेरा है, इस लड़की का नहीं हो सकता। सौतेली माँ ने कबार महसूस किया कि लड़की जब भी साजिद के पास से उठती है वो इसे तंजिया नजरों से देखती है। सौतेली माँ ने इस रकाबत को प्यार में छुपा लिया, लड़की के आगे झुककर इसे फिर से अपना बना लिया। सौतेली माँ वारदात से 10 रोज पहले असगर के पास गांव और असगर से बातें करते हुए इस पर इंकिशाफ हुआ कि असगर बर्दा फिरोशी भी करने लगा है। तो सौतेली माँ के जहन में साजिद की बीवी आग। इसने असगर से कहा कि एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत और जवान है और वो घर से भागने के लिए भी तैयार है, अगर तुम इसे ले कर बीच सकते हो तो मैं उसके अगवा में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि तुम्हें मुन मांगे दाम मिलेंगे। और फिर सौतेली माँ ने असगर कर ये भी बता दिया कि वो लड़की इसके सौतेले बेटे की बीवी है। लड़की सौतेली माँ के साथ 2-3 दफा सौतेली माँ के साथ इस गांव में आ चुकी थी और असगर ने लड़की को देख रखा था। अब असगर ने जब ये सुना कि लड़की घर से भागना चाहती है तो असगर लड़की को अगवा करने के लिए तैयार हो गया। सौतेली माँ ने असगर को बताया कि लड़की अच्छे चलन की नहीं। उन्होंने लड़की के अगवा का दिन मुकर्रर कर लिया और वक्त रात 8 बजे का रखा। इस रोज दिन के वक्त असगर ने अमजद कर सौतेली माँ के घर भेजा। इस वक्त साजिद घर नहीं था। साजिद का बाप कमरे में लेटा हुआ था। साजिद की बीवी अमजद से पर्दा करती थी। सौतेली माँ ने अमजद को दूसरे कमरे में बिठाया। अमजद सौतेली माँ से ये पता करने आया कि सारा मामला तैयार है या नहीं। सौतेली माँ ने इसे बताया कि मामला तैयार है और वो रात को मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर जगह मौजूद रहीं। साजिद का मकान गांव के आखिरी किनारे पर था जहां से खेत और खाली जगह शुरू हो जाती थी। असगर और अमजद को इस खाली जगह के पास खेतों में छप कर मौजूद रहना था। रात 8 के करीब सौतेली माँ ने साजिद से कहा कि मेरा सर दर्द से फट रहा है और इस वक्त दुकानें भी बंद हो चुकी हैं, अगर तुम्हें किसी कम आ डॉक्टर के घर का पता हो तो मुझे वहां से कभी दर्द गोली ला दो, वरना मेरे लिए रात गुजारना मुश्किल हो जाएगी। साजिद सौतेली माँ के लिए दोई लेने चला गया। साजिद का बाप कमरे में सोया हुआ था। सर्दियों की रातें थीं। साजिद की बीवी भी अपने कमरे में थी। सौतेली माँ ने साजिद की बीवी से कहा मुझे तुम्हारे ससुर के लिए एक जर्सी बनानी है, दिन भर फुर्सत नहीं मिली, तुम मेरे साथ आओ। फुला लड़की के घर से जर्सी का नमूना लेने जाना है। लड़की की बदकिस्मती के वो फोर तैयार हो। लड़की ने साजिद के मुतालिक सौतेली माँ से पूछा कि साजिद कहाँ है। सौतेली माँ ने इसे बताया कि साजिद तो अभी अभी बाहर निकला है, वो डॉक्टर के घर से मेरे लिए दोई लेने गया है, इसके आने से पहले पहले हम वापस आ जाओगे। लड़की ने बुर्का ओढ़ लिया। सौतेली माँ इसे लेकर हंसती खेलती इस तरफ ले गई जहाँ असगर और अमजद छुपे बैठे थे। यूं ही वो इस मखसूस जगह पर पहुंची। असगर और अमजद ने पीछे से लड़की के सर पर कपड़ा फेंका और जल्दी से कपड़ा लड़की के मुंह पर बांध दिया और लड़की को उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। सौतेली माँ तेजी से घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद साजिद दोई ले आया। इसने अपनी बीवी के मुतालिक के पूछा तो सौतेली माँ ने साजिद कर बताया कि इसकी बीवी किसी सहेली के घर जर्सी का नमूना लेने गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अब पढ़ चुके हैं। मैंने भी इसे ज्यादा न कुरेदा, मेरा काम हो चुका था। इससे फारिग हुआ कि एएसए ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का मुताला करना शुरू किया। रिपोर्ट में मौत का
22 मालूम नहीं हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक गला नहीं गिविंटा गया था और न ही कभी आला इस्तेमाल किया गया था। कत्ल से पहले आबरूरेजी भी नहीं की थी, तशद्दुद के आसार भी नहीं थे। बजाय मौत कुदरती मालूम होती थी। ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। रात 8 बजे में ने असगर को हवालात से जगाया और इसे तफ्तीश वाले कमरे में ले गया। इससे कहा कि वो अपने जुर्म का सारा किस्सा अपनी जुबान से सुने तो इसकी सजा में कमी हो सकती है। वो नींद में था। मुझे अहमकों की तरह टिकटिकी बांध कर देखता रहा। मैंने इससे कहा, माना कि तुम उस्ताद आदमी हो, मगर तुमने जुर्म एक ऐसी औरत के साथ मिलकर किया है जो बैक वक्त 6 आदमियों की दाश्ता है। तुम समझते रहे कि वो सिर्फ तुम्हारी बेनिकाही बीवी है, मगर इसने तुम्हें और अमजद को उल्लू का पट्टा बनाकर तुमसे लालकी उठोई और खुद घर में बैठी रही। और अब यूं ही वो पुलिस के चक्कर में इकबाली बयान दे दिया और तुम दोनों को नंगा करके सब कुछ तुम्हारे खाते में डालकर खुद साफ बच गए। अगर तुमने जुर्म करना ही था तो किसी मर्द के साथ मिलकर करते। मैंने जब कबार कत्ल और सजाए मौत का नाम लिया तो इसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कस्में खाने लगा कि इसने लालकी को कत्ल नहीं किया। मैंने कहा, तो फिर किसने किया है? वो बोला, किसी ने भी नहीं। लालकी तो हमारे साथ चलते चलते अचानक गिर पड़ी। हमें इसे हिलाया और उठाया, लेकिन वो तो लाश की तरह बेजान हो गई और हम दोनों डर कर वहां से भाग गए कि लालकी मर गए। मुझे कुछ ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता चुकी थी कि मौत कुदरती है, लेकिन मैंने फिर भी इसे डरे रखा। आखिर इसने हथार डाल दिए और बयान देने पर राजी हो गया। इसके बयान के मुताबिक इसने लालकी को बेचने के लिए अगवा किया था। वो समझ रहा था कि सौतेली माँ ने इसे इतनी खूबसूरत और महंगी लालकी अगवा करने में इसकी मदद की है। मैंने भी इसे बताना मुनासिब ना समझा कि सौतेली माँ ने तो इसे इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है। इसने तो साजिद पर कब्जा करने के लिए लालकी को रास्ते से हटाया था। असगर ने बताया कि सौतेली माँ ने इसे कहा था कि लालकी को कहीं दूर ले जाकर बेचना। असगर ने अपनी मुजरमाना जिंदगी की और भी बहुत सी बातें बताओ लालकी के मुतालिक। इसने बताया कि वो एक दुबली पुतली लालकी थी। इसने अमजद के साथ मिलकर लालकी को बिल्कुल इसी तरह इगवालिफ किया जिस तरह सौतेली माँ ने कहा था। असगर और अमजद ने बारी बारी लालकी को कंधों पर उठाकर गांव में अपने घर तक पहुंचाया। लालकी का मुंह कपड़े से बंधा था। कमरे में ले जाकर लालकी का मुंह खोल दिया गया और बुर्का उतार दिया गया। मैंने असगर से कहा, तुमने लालकी की इज्जत पर तो जरूर हमला किया होगा। इसने कहा, बिल्कुल नहीं। जब मैं इतने बड़े जुर्म का इकरार कर रहा हूं तो इस छोटी सी हरकत को क्यों छिपाऊंगा। असगर ने मजीद बताया कि इसने लालकी से कह दिया था कि यहाँ तुम्हारे साथ कभी ज्यादती नहीं होगी और ये भी बता दिया कि यहाँ तुम्हारी मदद करने कभी नहीं आएगा। फिर भी लालकी रोती थी और रिया के लिए मिन्नत समाजत करती थी। असगर ने बताया कि इसने अमजद को एक आदमी के पास भेजा। ये आदमी भी बर्दा फरोश था। इसे घर बिलाकर लालकी दुखी मगर सौदा नहीं हो सका। फिर एक और आदमी को बुलाया गया। इससे भी सौदा ना हुआ। वो लालकी के दाम उनकी तवक्को से कम लगा रहे थे। इस आदमी के जाने बाद असगर और अमजद ने फैसला कि इस दूसरे आदमी को लालकी बेच देनी चाहिए। वो आदमी जाते जाते कह गया था कि सोच लो, अगर कीमत मंजूर हो तो लालकी को इसके ठिकाने पर पहुंचा दिया जाए। लालकी की कैद का तीसरा दिन और चौथी रात थी। आधी रात के बाद जब सब सो गए तो असगर ने लालकी को साथ चलने के लिए कहा। लालकी ने इसके पांव पकड़ लिए और रोने लगी। लालकी के मुंह पर कपड़ा बांधा गया। अमजद ने लालकी को कंधों पर डाल लिया और गांव से निकल गए। कुछ दूर जाकर अमजद ने लालकी को कंधे से उतार दिया और उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया। दोनों ने लालकी को धमकी दी कि अगर इसने ऊंची आवाज निकाली तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। लालकी बिल्कुल चुप हो गई। इसने सिर्फ एक बार पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। असगर ने डांट कर कहा, जुबान बंद रखो। लालकी फिर नहीं बोली। चलते चलते लालकी के कदम लड़खड़ाने लगे और वो चलते चले गिर पड़ी। दोनों ने लालकी को उठाकर खड़ा किया तो इसका सर एक तरफ को ढलक गया। वो फिर गिर पड़ी। असगर ने नब्ज पर हाथ रखा और कहा, लगता है कि लालकी मर्ग। दोनों सख्त गिबरी और लालकी को वहीं छोड़कर गांव भाग आए। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह नमूदार नहीं हुआ था कि गांव का एक आदमी जो रात भर अपनी गुमशुदा भुनियस को ढूंढता रहा था वो इस तरफ आ निकला तो इसको लालकी की लाश नजर। इसने फौर गांव में इत्तला दी। गांव के नंबरदार ने इसे थाने भेज दिया और फिर जब मुझ तक लाश की इत्तला पहुंची तो मैं फौर मौके पर पहुंच गया। असगर ने एतराफ किया कि वो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इससे भागने की वजह पूछी तो इसने बताया कि जब अब खरे ढूंढते ढूंढते गांव तक आ गए तो इससे याद आया कि लालकी का बुर्का तो उसके घर में पड़ा हुआ है। इसने घर जाकर दरवाजा बंद कर लिया, कमरे से बुर्का उठाया और आग लगाकर तंदूरी में फेंक दिया। इसके बाद वो फरार होना चाहता था। इसका बयान खत्म हुआ तो सुबह तुलू हो चुकी थी। मैंने इससे कहा, अमजद से भी कहो कि वो इकबाली बयान दे दे। असगर ने कहा,
अमजद का इस जुर्म में ज्यादा कसूर नहीं, वो तो इसका बड़ा प्यारा दोस्त है, इसने बस दोस्ती का हक अदा किया है। मैंने कहा अब मैं भी तुमसे दोस्ती का हक अदा करूंगा, तुम अमजद को बयान देने पर राजी करो। मैं अमजद कर हवालात से निकाल कर तफ्तीश वाले कमरे में ले आया। असगर ने अमजद से कहा थानेदार साहिब को सब कुछ सच सच बता दो। मैंने भी बता दिया है। इसने अमजद से कहा ये थानेदार साहिब बड़े रहमदिल इंसान हैं, कहते हैं कि सजा में रियायत दिला देंगे। फिर अमजद ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अमजद का बयान असगर के बयान की तस्दीक करता था। मैंने इन दोनों के लिए बड़ा अच्छा नाश्ता मंगवाया और चाय पी ली। इसी दौरान मेरी उनसे दोस्ती गहरी हो गई। मैंने उन्हें अपने साथ और ज्यादा खोलने के लिए फुहश मजाक भी किए। इसी गुपशप के दौरान मैंने उन पर अपनी जरा भी जारी रखी और वो बेखबरी में सारी बातें उगलते रहे। उनके बयानों में जो जो कमी थी वो मैंने पूरी कर ली। फिर इसी रोज मैंने असगर, अमजद और सौतेली को बगैर हथकड़ियों के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अगर उनमें एक भी तजर्बा कार मुजरिम होता तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इकबाली बयान देने से इनकार कर देता। अगर ऐसा होता तो मेरा केस वहीं खत्म हो जाता, क्योंकि मेरे पास कभी ठोस सबूत और शहादत नहीं थी। और सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि लड़की की मौत को पोस्टमार्टम में कत्ल नहीं कहा गया था। तीनों ने इकबाली बयान रिकॉर्ड करवा दिए। केस चला तो सेशन जज ने असगर और अमजद को अगवा के केस में 10-10 साल कैद और लड़की की मौत पर उम्र कैद की सजा सुनी। सौतेली मां को अगवा में मदद करने पर 10 साल और इस मुजरमाना साजिश में शामिल होने पर 5 साल की सजाए कैद दी। बाद में उन्होंने एयर कोर्ट में अपील कर दी जो मुस्तरद हो खत्म शद।